हेलो नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका नविका एकेडमी में। पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र, ठीक है। ये आपका एक सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना कि ये जो टॉपिक है ये आपके सीईटी, वीडियो, एलडीसी, आरएस, सेकंड ग्रेड, पीएसआई, सब जगह ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता, ठीक है। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, ये दोनों ही शब्द आपको याद रखना है। कभी कभार आपको एग्जाम में पूछेगा कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया या पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया। अब आप इकोलॉजी पढ़ के गए, पारिस्थितिकी पूछ लिया, आप सोचोगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। दोनों नाम याद रखना है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा के दो शब्द क्या है आपके। इकोलॉजी का जो आपके उद्गम की बात करें, इकोलॉजी बना कैसे है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्द है ग्रीक भाषा के। एक शब्द है आइकोस, ओकोस भी इसको बोलते हैं, ओइकोस। इसका मतलब होता है घर या आवास, तथा लोगोस, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, घर या आवास का अध्ययन। तो किसका घर, किसका आवास, पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं का आवास, पेड़ पौधों का आवास, उनका अध्ययन ही आपके इकोलॉजी कहा गया, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। उसके पर्यावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ये भी आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन जो पूछेगा वो क्या है, अर्नेस्ट हेकल। हेकले भी इसको कई जगह लिखा हुआ मिलता है। 1866 में इन्होंने सर्वप्रथम क्या है आपके ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की अर्नेस्ट हेकल ने। आप इसको ओइकोलॉजी लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या पढ़ोगे आपके कि अर्नेस्ट हेकल ने पहली बार इकोलॉजी शब्द दिया। किसने दिया, इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया है, प्रतिपादन, इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया है, अर्नेस्ट हेकल ने, अर्नेस्ट हेकल ने, हेकेल ने, ठीक है। ये आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपके लेवल पे चाहे एलडीसी हो, बनपाल हो, सीईटी हो, इतना पूछता है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, अर्नेस्ट हेकल ने। उसके बाद में है पारिस्थितिकी का जनक, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं। इन्होंने पादप भूगोल पर व्यापक कार्य किया, पादप भूगोल पर कार्य किया, इसलिए पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को। सर्वप्रथम पादप जो आपके पादप तंत्र है या फिर पादप भूगोल है उसका अध्ययन किया है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने, और इनको पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। याद रखना। एक नाम है आपके प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इंपॉर्टेंट नाम है, आपके इंडिया से है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बीएचयू में पारिस्थितिकी शिक्षण और अनुसंधान की मजबूत नींव रखी। मैंने बात की इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होता है, तीन नाम हमारे पढ़े, अर्नेस्ट हेकल। इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसी ने दिया वो अर्नेस्ट हेकल है। उसके बाद में अलेक्जेंडर हेम्बोल्ट, याद रखना, विश्व में पारिस्थितिकी का जनक कहलाता है। उसके बाद में भारत में है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इन्हें भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं, बीएचयू में इन्होंने शोध किया, ठीक है। तो ये तीन नाम याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अर्नेस्ट हेकल का। 1866 में इन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है पारिस्थितिकी पदानुक्रम, ये भी आपके याद रखने वाली बात है। जीव मंडल में संगठनात्मक जटिलता के आधार पर पारिस्थितिकी स्तरों को एक निश्चित पदानुक्रम में विभाजित किया गया है। ये पदानुक्रम है, इसका स्टेटमेंट में आपसे प्रश्न काफी बार पूछा भी गया है, आरपीएससी तो पूछती है, अधीनस्थ बोर्ड ने अभी तक इसमें से प्रश्न बहुत कम पूछे हैं, कभी कभार पूछे हैं। निम्न से उच्च स्तर क्रमवार, यदि नीचे से ऊपर जाए तब की बात ये कर रहा है। व्यष्टि या जीव, यदि नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं पारिस्थितिक तंत्र में, समझ जाएंगे, अभी आप आगे पढ़िए। पारिस्थितिकी संगठन की बुनियादी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, व्यष्टि या जीव। निम्न से उच्च स्तर पर जाए तो सबसे पहले आता है जीव, क्या आएगा, सबसे पहले है आपके जीव। इसके बाद में क्या आती है, प्रजाति आ जाएगी, या फिर इसका जो क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा, जीव या व्यष्टि इसको बोलते हैं, जीव या व्यष्टि। उसके बाद में स्तर बढ़ जाता है, ऊपर स्तर पर जाओगे आप तो बन जाता है आपके समष्टि, समष्टि। और ऊपर पे जाओगे आप और ऊंचे स्तर पर जाओगे तो बन जाता है समुदाय। ये पारिस्थितिकी तंत्र में क्रम है, किस तरह हम अध्ययन करते हैं। पहले जीव का या व्यष्टि का अध्ययन करेंगे, व्यष्टि छोटा क्षेत्र होता है, फिर समष्टि का अध्ययन करेंगे, समष्टि बड़ा क्षेत्र होता है, लास्ट में आता है समुदाय, ये सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। क्रम बात करें नीचे से ऊपर की ओर। अब इसमें क्या याद रखना है आपको, ये तो हो गया आपके क्रम। अब आपसे पूछेगा व्यष्टि क्या है,
तो याद रखना प्रश्न बन लाइन नंबर बनेगा कि पारिस्थितिकी संगठन की बुनियादी कार्यात्मक इकाई कहलाती है। पारिस्थितिकी संगठन की बुनियादी कार्यात्मक इकाई कहलाती है, ऑप्शन में देगा जीव या फिर व्यष्टि, समष्टि, समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र, कुछ वैसे नाम से आपको लिखा हुआ देगा। आपको याद रखना है कि पारिस्थितिकी संगठन की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है व्यष्टि, व्यष्टि या जीव, है ना। इंग्लिश में है इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, है ना, दोनों नाम याद रखने हैं। अब बात करें समष्टि की। समष्टि मतलब पॉपुलेशन, एक निश्चित समय और क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के जीवों का समूह। अब भाई एक जीव की बात कर रहे हैं तो व्यष्टि या जीव है, पहले अध्ययन करेंगे किसी जीव के बारे में, और फिर उस जीव की ही प्रजाति मतलब एक ही प्रजाति के जीव एक समय में और एक ही स्थान पर रहने वाले जीवों का अध्ययन करेंगे जो एक प्रजाति के है, उसको बोलते हैं समष्टि। और उसके बाद में समुदाय। समुदाय में तो आपको पता है कि अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रजाति के लोग या फिर अलग अलग प्रजाति के जीव उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो वो समुदाय बड़ी आपकी कैटेगरी होती है, एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाली विभिन्न प्रजातियां, मतलब एक से अधिक प्रजातियां जब आ जाए तो वह समुदाय बन जाता है। तो निम्न स्तर पर है जीव, व्यष्टि, उसके बाद में समष्टि, उसके बाद में समुदाय, ठीक है। अब है बृहद पारिस्थितिकी स्तर। अब बड़े पारिस्थितिकी स्तर की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र आएगा, जैविक समुदाय और उसके भौतिक पर्यावरण का एकीकृत योग होता है पारिस्थितिकी तंत्र। फिर आता है बायोम। अब बात करें, पहले आपने पढ़ा इकोसिस्टम के बारे में या फिर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र, नीचे से ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद आता है बायोम और उसके बाद में अंत में आता है जैव मंडल। अपन देखते हैं इनके बारे में। वहां भी अपन ने यही देखा था नीचे से ऊपर की ओर कि पहले व्यष्टि का अध्ययन करेंगे, फिर समष्टि का अध्ययन करेंगे और अंत में समुदाय का अध्ययन करेंगे। ठीक बृहद पारिस्थितिकी स्तर की बात करें तो पहले पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं। जैविक समुदाय और उसके भौतिक पर्यावरण का एकीकृत योग होता है। एक स्थान पर जो जैविक समुदाय है या फिर जो अजैविक समुदाय है उसका जो सिस्टम है, एकीकृत रूप है, वो है पारिस्थितिकी तंत्र। बायोम क्या कहलाता है? बायोम, ये याद रखने वाली बात है बायोम के बारे में, एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जहां विशिष्ट जलवायु, वनस्पति और जीव पाए जाते हैं, जैसे मरुस्थल, टुंड्रा वनस्पति, इस तरह बायोम। देखो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक घटक आते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बायोम जो है, बायोम तुलनात्मक रूप से बड़ा क्षेत्र होता है, इस बात को याद रखना। स्टेटमेंट में प्रश्न आएगा, या फिर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जहां विस्तृत, माफ करना, एक विस्तृत मतलब बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जहां विशिष्ट जलवायु है, वनस्पति है, जीव पाए जाते हैं, जैसे मरुस्थल होगा, पूरे कंप्लीट मरुस्थल में कितने प्रकार के जीव हो सकते हैं, वनस्पति हो सकती है। तो बायोम जो है तुलनात्मक रूप से बड़ा क्षेत्र होता है। उसके बाद में है जैव मंडल, बायोस्फीयर, पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है, जैसे लिथोस्फीयर। जैव मंडल जो है सबसे बड़ा भाग होता है। जैव मंडल मतलब पर्यावरण से भी बड़ा भाग जैव मंडल है। जैव मंडल के अंडर में आपके बायोम आते हैं, बहुत सारे बायोम आते हैं। मरुस्थल आ गया, समुद्र आ गया, समुद्री आपके पारिस्थितिक तंत्र आ गया, या फिर आपके मरुस्थल हो गया, समुद्र हो गया, कोई जैसे पर्यावरण ले लो, वायुमंडल ले लो, तो सारी चीजें आती है आपके जैव मंडल के अंतर्गत। तो 3 भाग है बड़े पारिस्थितिकी तंत्र में। सबसे पहले है पारिस्थितिकी तंत्र, इससे ऊपर है बायोम और इसके ऊपर है जैव मंडल, ठीक है। ठीक यदि बात करें निम्न स्तर से उच्च स्तर की या फिर बहुत छोटी इकाई की, सबसे छोटी इकाई होती है जीव, इसको व्यष्टि बोलते हैं। उसके बाद में आता है आपके समष्टि, जो कि एक ही प्रजाति के बहुत सारे जीव इसमें आ जाते हैं, और अंत में आता है समुदाय। समुदाय में एक से अधिक एक जो प्रजाति है, उस एक से अधिक प्रजातियों के लोग आपस में एक दूसरे से संक्रमण करते हैं तो समुदाय बन जाता है। आगे चलते हैं। अब है पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र? अभी तक अपन ने इकोलॉजी के बारे में देखा। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी का नाम किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल ने नाम दिया। इकोलॉजी का जनक कौन है? भारत में जनक कौन है? और इकोलॉजी का क्रम किस तरह हम देखते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं इकोलॉजी का। अब देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम नाम याद रखना, एजी टांसले, ये टांसले भी लिखा मिलता है। 1935 में इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द की रचना की। तो ये याद रखना, इकोलॉजी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल ने, और इकोसिस्टम शब्द या फिर पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया? एजी टांसले ने दिया। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में आने वाली बात है। टांसले के अनुसार यह पर्यावरण के सभी जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतः संबंधों से बनी एक संरचित प्रणाली है। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है? एजी टांसले ने कहा कि एक विशिष्ट क्षेत्र में जैविक व अजैविक जो घटक है उन सबसे मिलकर एक बनता है, अंतर उनके घटकों के अंतर संबंधों से मिलकर बनी एक प्रणाली है, उसको आप इकोसिस्टम कहते हैं। ये किसने कहा? एजी टांसले ने। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जनक एजी टांसले। उसके बाद में
एक नाम है ईपीओडम या पीओडेम नाम से भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, केवल पीओडेम। इन्हें आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। एक तो पारिस्थितिकी का जनक है, एक है आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक। आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक इन्होंने स्पष्ट किया कि पारितंत्र प्रकृति की एक बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। बिल्कुल सही बात है। ईपीओडेम ने कहा कि जो इकोसिस्टम है, जो प्रकृति की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई होती है इकोसिस्टम। प्रकृति बनती किससे है? प्रकृति में आप बहुत कुछ देखते हो, ऐसा नहीं है कि प्रकृति में सिर्फ आप पर्यावरण देखोगे, प्रकृति में आप जीवों को भी देखते हो, इंसानों को भी देखते हो, या फिर आप पेड़ पौधों को भी प्रकृति में अध्ययन करते हो। तो एक प्रकृति की जो आपके पारितंत्र की जो प्रकृति है, उसका जो एक बुनियादी और संरचनात्मक इकाई की बात करें तो वो क्या है आपके पारितंत्र। प्रकृति की बुनियादी और संरचनात्मक इकाई है पारितंत्र, याद रखना भैया ना। ईपीओडम आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक है, इंपॉर्टेंट बात है। एजी टांसले पारिस्थितिकी तंत्र का जनक या फिर इकोसिस्टम का जनक है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक इकोसिस्टम होता है आपके एक होता है आपके कृत्रिम मानव निर्मित या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आप सोचोगे यार ये क्या चीज है, देखते हैं आगे। प्राकृतिक पारितंत्र जो होता है उसमें आपका आता है स्थलीय, जैसे स्थल में आपके वन आएंगे, घास के मैदान आएंगे, मरुस्थल आ जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा स्थलीय पारितंत्र में वन आ गया है ना, और घास आ गया, जैसे सरिस्का अभ्यारण्य है उसके आसपास जो भी अलग इलाका है उसको अलग हटा दीजिए आप। और जो अलवर की मैं बात करूं, ये सरिस्का अभ्यारण्य, इसके आसपास फिर पब्लिक बसी हुई है, पॉपुलेशन बसी हुई है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ना ये अपने आप में इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, ठीक है। तो जो आपके स्थलीय है उसमें आते हैं वन, घास के मैदान, मरुस्थल। अब है जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र क्या होता है? जलीय पारितंत्र में आएगी स्वच्छ नदियां, झील, जलीय संरचनाएं होती है। समुद्री पारितंत्र इसमें आ सकता है, महासागर, प्रवाल भित्तियां, एस्चुअरी, ये सब किसमें आएंगे? जलीय पारितंत्र में। तो ये प्राकृतिक आपको नाम से ही दिख रहा है, देखने में भी लग रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूं कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र कौन सा होता है। आप कौन सा पारितंत्र आप खुद बना सकता है, मनुष्य बना सकता है, ठीक है। ऐसे पारितंत्र जो मनुष्य द्वारा प्रबंधित है या नियंत्रित है, जैसे कृषि भूमि या धान के खेत। भाई आपके खेत है तो आप ही डिसाइड करोगे ना इसमें क्या होना है क्या नहीं होना, खाली छोड़ना है, इसमें कुछ बोना है नहीं बोना, तो वो कृत्रिम पारितंत्र है ना। एक्वेरियम, बांध, कृत्रिम झीलें, शहरी पार्क, ये सब कृत्रिम में आते हैं, है ना। और धान का खेत सबसे स्थिर कृत्रिम पारितंत्रों में से एक है, इस बात को याद रखना। धान का खेत जो है सबसे स्थिर कृत्रिम पारितंत्रों में से एक है। कृत्रिम पारितंत्र बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ शहर में आपने गार्डन देखा होगा, वो कृत्रिम पारितंत्र है, ठीक है। बांध है, कृत्रिम झीलें आपने बना दी, छोटा सा एक आपने तालाब बना दिया, वो कृत्रिम पारितंत्र है। लेकिन इसमें सबसे स्थिर पारितंत्र की बात करें तो धान का खेत जो है वो लगभग तुलनात्मक रूप से बाकी की तुलना में स्थिर पारितंत्र माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है पारितंत्र के घटक। अभी तक देखा अपन ने पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के जनक कौन है, कौन है? ईपीओडम। सबसे पहले नाम दिया ईपीओडम ने। उसके बाद में आधुनिक पारितंत्र का जनक कौन था? सॉरी, पीओडेम आधुनिक पारितंत्र का जनक है, माफ करना, पीओडेम आधुनिक पारितंत्र का जनक है। और एजी टांसले जो है पारिस्थितिक तंत्र शब्द दिया, तो पारिस्थितिकी के जनक कौन है आपके? ये नाम याद रखना है, एजी टांसले है। और ईपीओडम आधुनिक पारिस्थितिकीय जनक है। वहां अपन ने देखा कि पारितंत्र दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक या कृत्रिम। दूसरी बात अपन देख रहे हैं आगे, तो आगे था आपके कि पारितंत्र के घटक जो है दो होते हैं, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। पारितंत्र के जो दो घटक होते हैं, जैविक एवं अजैविक घटक। अब जैविक घटक कौन से होते हैं? जैविक घटक कौन से होते हैं इसको देख लीजिए एक बार। प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता इसमें शामिल होते हैं। जैविक घटक जो है, जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स प्राथमिक घटक मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण करने वाले हरे पौधे और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो आपके प्राथमिक उत्पादक में आते हैं। ये प्रश्न बनेगा। आप सोच रहे हो प्रश्न कहां से बनेगा? तो अभी तक अपन जो जो वैज्ञानिकों के नाम देखे वो प्रश्न बनता है। अर्नेस्ट हैक्केल आपको याद रखना है इकोलॉजी में, एजी टांसले आपको याद रखना है इकोसिस्टम में। वो प्रश्न है जो आपके सीधे सीधे पूछे जाएंगे, वन लाइनर में बहुत शानदार प्रश्न आएगा, भूलना नहीं है, बहुत बार पूछा जा चुका है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा भी। जैविक घटक की बात करें, प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? अब ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक है, निम्नलिखित में से अजैविक घटक है, या निम्नलिखित में से प्राथमिक उत्पादक का उदाहरण है। ये प्रश्न बनता है, परीक्षाओं में आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण करने वाले हरे पौधे या क्या है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है प्रकाश किस में आएंगे? आपके प्राथमिक उत्पादक में आएंगे, ठीक है। तो प्राथमिक उत्पादक में दो उदाहरण अपने देखे हैं। पहला है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और हरे पौधे, हरे पौधे और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया। ये दोनों बातें याद रखनी है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और हरे पौधे किस में आएंगे, ये प्राथमिक उत्पादक में आते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे है उपभोक्ता। क्या होता है उपभोक्ता? उपभोक्ता तीन तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। माफ करना, उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे शाकाहारी जीव। ये सीधा सीधा बनना इधर में प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता है, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार जोर देके बोलूंगा। ये जो स्लाइड है ना यहां से यहां तक की, ये छपने वाली स्लाइड है ना, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की बात कर रहे हो, क्योंकि मैं तो वही बताऊंगा जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट दिया है ना मैंने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जैविक घटक देखा, जैविक घटक में प्राथमिक उत्पादक देख लिया। क्या होते हैं प्राथमिक उत्पादक? जो पहली बार उत्पादन करते हैं। प्राथमिक उत्पादक का मतलब जो उत्पादन की जड़ है। हम उत्पादन की जड़ है क्या? नहीं है। हम भोजन करते हैं क्या वो हमने बनाया क्या? हम ऑक्सीजन लेते हैं क्या वो ऑक्सीजन हमने बनाई क्या? नहीं बनाई, तो हम प्राथमिक उत्पादक नहीं हो सकते। प्राथमिक उत्पादक का मतलब है जिन्होंने पहली बार उत्पादन किया, और पहली बार उत्पादन किया है हरे पौधों ने, क्योंकि हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, O2 छोड़ते हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत से पहली बार उत्पादन किया है, पहली बार उत्पादन किया है, इसलिए वो प्राथमिक उत्पादक है। तो प्राथमिक उत्पादक है हरे पौधे और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये दोनों नाम रट लेना, दोनों नाम रटना है आपको। प्राथमिक उत्पादक दो ही है, जो पहली बार उत्पादन करते हैं, हम प्राथमिक उत्पादक नहीं हो सकते। अब बात करें उपभोक्ता की। उपभोक्ता कौन है, मतलब उपभोक्ता मतलब यूज कौन करता है, तो हम उपभोक्ताओं में आएंगे। अब बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की। ये स्लाइड जो है मैंने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है देखते हैं एक बार। प्राथमिक उपभोक्ता वह होगा जैसे शाकाहारी जीव जो है, टिड्डा, गाय, हिरण, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों में आते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता है। उदाहरण के लिए टिड्डा, गाय और हिरण, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। परीक्षा में सीधा प्रश्न आएगा, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है, आपको याद रखना है। फिर द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक मांसाहारी, जैसे मेंढक और लोमड़ी। प्राथमिक मांसाहारी जो होते हैं वो होते हैं द्वितीय उपभोक्ता। जैसे मेंढक छोटे छोटे जीवों को खाता है, कीटों को खाता है, ठीक है। लोमड़ी है, शिकार करती है। उसके बाद में है तृतीय उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता। ये सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं, बिल्कुल मांस ही खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। लोमड़ी घास खा सकती है लेकिन मांस भी खाती है। लेकिन जो तृतीय या शीर्ष उपभोक्ता है वो केवल मांस खाएगा, शेर और बाज केवल मांस ही खाते हैं, शाकाहारी नहीं होते। तो उपभोक्ताओं में तीन कैटेगरी हमने देखी है। तीन कैटेगरी कौन कौन सी देखी भाई? उपभोक्ताओं में देखा है प्राथमिक उपभोक्ता केवल शाकाहारी होते हैं, ठीक है, केवल शाकाहारी आएगा। उसके बाद में आएगा केवल मांसाहारी आता है, प्राथमिक मांसाहारी जो दोनों का यूज करता है। उसके बाद में आता है सिर्फ मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाता है, सिर्फ मांसाहारी, बाज और शेर। तो सिर्फ मांसाहारी में है बाज और शेर, ये इस बात को याद रखना है, सिर्फ मांसाहारी में है बाज और शेर, ठीक है। सर्वोच्च मांसाहारी, प्राथमिक मांसाहारी में मेंढक और लोमड़ी आते हैं। तो यहां से आपका प्रश्न बनेगा। अब बात करते हैं अजैविक घटकों की। ये तो थे जैविक घटक, किसमें? पारितंत्र के जैविक घटक। पारितंत्र किससे मिलकर बनता है, उसके जैविक घटक है। अब अजैविक घटक की बात करते हैं। अजैविक घटक में है अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक और भौतिक व जलवायु कारक। अकार्बनिक घटक जो है पारितंत्र के अकार्बनिक घटक में तीन है, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक और भौतिक व जलवायु कारक। अपन देखते हैं एक बार अकार्बनिक कारक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम आदि आपके जो होते हैं अकार्बनिक कारक होते हैं। कोई बात नहीं पूछेगा। कार्बनिक कारक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ह्यूमस जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन से मिलकर बनते हैं, जैविक अजैविक घटकों को आपस में जोड़ते हैं, कार्बनिक कारक होते हैं। अब है भौतिक या जलवायु कारक। सौर विकिरण, सौर ऊर्जा ही संपूर्ण पारितंत्र का अंतिम चालक बल है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, जलवायु की बनावट और स्थलाकृति करती है। ये क्या है? ये भौतिक और जलवायु कारक है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, भौतिक और जलवायु कारक पर थोड़ा सा ध्यान देना है। याद रखना है कि सौर विकिरण, सौर ऊर्जा जो है वो संपूर्ण पारितंत्र का अंतिम चालक बल है। संपूर्ण पारितंत्र का अंतिम चालक बल। शुरुआत भी सौर विकिरण से होती है। पौधों ने भोजन बनाया तो पहली बार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाया, उसके बाद में बाकी का पारितंत्र, बाकी के घटक शुरू होते हैं, बाकी का उत्पादन शुरू होता है। पहली बार तो पौधे ही उत्पादन का कार्य करते हैं, जो प्राथमिक उत्पादक होता है वो पौधे होते हैं। उसके भी उनको भी सहायता चाहिए होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सौर विकिरण जो है वो अंतिम चालक बल है पूरे पारितंत्र का। तो इस लाइन को याद रखना है,
सौर विकिरण को, है ना, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर। बाकी इस स्लाइड में से कोई काम की बात नहीं, बस नाम याद रखने हैं। कार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक, भौतिक व जलवायु कारक, ये अजैविक घटक है। निम्नलिखित में से अजैविक घटक का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन देगा वो, 4 ऑप्शन देगा, उसमें दे देगा आपके उपभोक्ता, उत्पादक, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक कारक। तो इस तरह का आपसे प्रश्न पूछेगा तो याद रखना भाई, अजैविक घटक में है कार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक व जलवायु कारक। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड तो ये रही आपके, ये दोनों स्लाइड याद रखनी है, प्राथमिक, उत्पादक और उपभोक्ता। अब अपघटन क्या होता है? अपघटन की प्रक्रिया पे डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया, इससे भी क्या प्रश्न आ सकता है क्या, एक बार देख लेते हैं। अपघटन एक जटिल ऑक्सीजन निर्भर प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक तत्वों जैसे CO2, जल, पोषक तत्वों में टूट जाता है। इसके 5 चरण होते हैं। अपघटन के 5 चरण होते हैं। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो अकार्बनिक तत्वों में टूट जाते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक तत्वों में, अकार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला चरण क्या है, खंडन का। उसके बाद में है प्रक्षालन, खंडन का है फ्रेगमेंटेशन का, प्रक्षालन का है लीचिंग का, अपचयन का है, भूमिकरण का है और खनिजीकरण का। ये 5 चरण होते हैं अपघटन के, है ना। अपन इकोलॉजी पढ़ रहे हो तो वहां ये आ जाता है पारिस्थितिकी में, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोटा मोटा देख कर जाना है। ठीक है, तो जो खंडन का चरण है, खंडन की प्रोसेस है, केंचुओं जैसे अपरदाहारी जीव अपर्दन करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। किसको? मृत पौधों को और जीवों को। तो पहला जो प्राथमिक खंडन करता है वो कौन करता है? केंचुआ। अपघटन की पहली प्रक्रिया केंचुओं से शुरू होती है। प्रक्षालन की या लीचिंग की बात करें, जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व का मृदा संस्तर के नीचे चले जाना, अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवशोषित होना। क्या बात है? पहली बात तो ये कि कोई पेड़ है या कोई मृत जीव है, कोई जीव है वो मृत अवस्था में है, मर गया, अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करेगा? तोड़ने का काम करेगा, पहली प्रोसेस करता है केंचुआ। केंचुआ उसके बाद में ये जो टुकड़े हैं ना, ये टुकड़े तब जाते हैं मृदा संस्तरण में, मृदा की प्लेट के नीचे चले जाते हैं। मृदा संस्तरण में मृदा की प्लेट के नीचे ये जीव के टुकड़े हैं वो चले जाते हैं। उससे क्या होता है? अकार्बनिक तत्व जो पोषक तत्व है उनका मृदा की परत के नीचे चला जाना होता है, प्रक्षालन। उसके बाद में है अपचयन। अब बैक्टीरिया और कवक के एंजाइमों द्वारा अपरदन को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करना। अभी ये जो है ना, जो मृदा के नीचे चले गए टुकड़े, उनको बैक्टीरिया और कवक के द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। अकार्बनिक पदार्थ मतलब शरीर पंचभूतों से मिलकर बनता है, पंच तत्वों से मिलकर बनता है, अकार्बनिक पदार्थ बन जाता है। शरीर पंच तत्वों से मिलकर बनता है, जिसमें आप कहते हो भाई आपके मिट्टी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है। तो इस तरह शरीर का अब आपका मानव शरीर है, मानव देह है, अब ये नष्ट हो गई है तो जला के क्या बनती है? राख बनती है। ठीक है, तो यदि इसको जंगल में छोड़ दिया जाए तो जीव जो है इसको प्राथमिक क्रिया करेंगे, केंचुए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। उसके बाद में सड़ गड़ कर वो मृदा के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप शुरू होती है सरल अकार्बनिक पदार्थ। उसके बाद में वो जो देह है ना, हड्डी अलग हो जाती है, बाकी जो अन्य पदार्थ होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रक्रिया है भूमिकरण की। एक गहरे रंग के अक्रिस्टलीय पदार्थ ह्यूमस का निर्माण होता है और अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। इसका अपघटन बहुत धीमी दर से होता है। यह पोषक तत्वों का भंडार है, उसका भूमिकरण हो जाता है उस बॉडी का। और उसके बाद में सूक्ष्म जीवों द्वारा पूर्णतः टूटकर अकार्बनिक पोषक तत्वों में मृदा में मुक्त करना। और उसके बाद में अंत में जो आपका ह्यूमस था या फिर जो आपका पदार्थ था जिसका प्राथमिक स्तर से आपके तो उनका जो अपघटन स्टार्ट हुआ था वो अंत में जाकर खनिज में परिवर्तित हो जाता है। बहुत सारे पेड़ पौधे, जब किसी जगह पर भूस्खलन होता है तो बहुत सारे पेड़ पौधे दब जाते हैं और दबने के बाद में उनकी अपघटन की प्रोसेस शुरू होती है। वो पहला चरण होता है जब उसको केंचुए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद में वो तोड़ा हुआ हिस्सा मृदा के अंदर जाने लगता है तो सेकंड अपघटन शुरू होता है। उसके बाद में उसको अकार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है, वो तीसरा चरण होता है। चौथी स्टेप में जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो ह्यूमस में बदल जाते हैं। उसके बाद में पांचवी चरण होता है कि वो बहुत लंबे पता नहीं हजारों सालों बाद में वो खनिजों में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं खनिजीकरण की प्रक्रिया। तो अपघटन के 5 चरण होते हैं, आपको नाम याद रखने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। और जो सबसे ज्यादा डिटेल में जाना है ना इस चैप्टर में, वो लाइन अब आ चुकी है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अब कैसे होता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। लिंडमैन का दशांश नियम 10% लॉ किसने दिया है? लिंडमैन ने दिया है। इस बात को नाम याद रखना, वैज्ञानिक का नाम याद रखना है लिंडमैन। इन्होंने 10% का नियम दिया है। अब पढ़ते हैं एक बार इसके बारे में क्या है।
उष्मागतिकी के नियमों का अनुप्रयोग। प्रथम नियम है, पारितंत्र में ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट हो सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है। जैसे सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में या भोजन में आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हो, भोजन बनाते हो, तो ये प्रथम नियम है किसका? उष्मागतिकी का नियम। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम आपके स्टेटमेंट में सीधा सीधा पूछा जा सकेगा और आता है परीक्षा में प्रश्न इसका। तो प्रथम नियम क्या है कि पारितंत्र में ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, वो एक से रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है, वह है आपके प्रथम नियम। ठीक है। द्वितीय नियम क्या है भाई? प्रत्येक ऊर्जा स्थानांतरण के समय एंट्रोपी में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? एंट्रोपी में वृद्धि होती है। जीवों को व्यवस्था बनाए रखने और व्यवस्था के बिखराव को रोकने के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति आवश्यक है। ये किसका दूसरा नियम है? उष्मागतिकी का दूसरा नियम है। प्रत्येक ऊर्जा स्थानांतरण के समय एंट्रोपी में वृद्धि हो जाती है। जीवों को व्यवस्था बनाए रखने और व्यवस्था में बिखराव ना हो, इसलिए ऊर्जा का निरंतर आपूर्ति आवश्यक है। तो ये एंट्रोपी वाला शब्द याद रखना है कि प्रत्येक ऊर्जा स्थानांतरण के समय एंट्रोपी में वृद्धि होती है। पहली बात तो ये याद रखनी है। और ऊर्जा जो है वो निरंतर अपना संतुलन बनाए रखती है। दूसरी बात ये है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा। कौन सा? ना तो ऊर्जा नष्ट होती है ना ही ऊर्जा बनती है। तो पहला नियम है उष्मागतिकी का, और तीसरा नियम है उष्मागतिकी का जो 10% का नियम है। ठीक है, जो अपन ने वहां देखा था। ठीक है, ये दोनों नियम मैं कहूंगा रट लीजिए, इनको याद रखना है। दूसरा नियम जो है रिमंड लिंडमैन ने दिया 1942 में, एक पोषण स्तर से अगले उच्च पोषण स्तर तक केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। शेष 90% ऊर्जा वर्तमान स्तर के जीवों द्वारा श्वसन चयापचय में खर्च होती है तथा उष्मा के रूप में विस्तृत हो जाती है। अपन पढ़ रहे थे उष्मागतिकी के नियम। मैंने बोला कि पहला नियम ये था कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना बनती है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कोई काम का नहीं है, एंट्रोपी याद रखना है कि ऊर्जा एंट्रोपी के रूप में संचित होती है। लेकिन तीसरा नियम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंडमैन ने दिया, रेमंड लिंडमैन ने 1942 में नियम दिया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में यदि जाती है या एक जीव से दूसरे जीव में जाती है तो केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। ये बात कह रहे हैं लिंडमैन। क्या कहा इन्होंने कि केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण हो जाता है, बाकी 90% ऊर्जा वर्तमान स्तर के जीवों द्वारा श्वसन चयापचय में खर्च हो जाती है। इसका मतलब ये कि शेर ने जब किसी जीव को खाया तो उसको सिर्फ 10% ऊर्जा मिलेगी, या एक काम से दूसरा काम किया, ए से ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ बी में, तो इसमें से जैसे 100% ऊर्जा थी ए में 100% ऊर्जा थी, लेकिन ए को इस्तेमाल किया बी ने, तो केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। ये बात कह रहे हैं लिंडमैन। अब बी से वापस से ऊर्जा का स्थानांतरण सी में होता है। अब 100 का 10% तो 10 हो गया, अब 10 का 10% कितना हो जाएगा? वापस से 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होगा। मतलब एक ऊर्जा यहाँ पर 1% ऊर्जा यहाँ पे आती है, सी तक पहुंचती है। ऐसा कहा लिंडमैन ने कि 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये याद रखनी है। अब बात कर रहे थे 90% की, तो 90% जो है, बाकी 10% तो उसको चली गई, लेकिन ये जो श्वसन में या फिर अन्य चयापचय क्रियाओं में 90% ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेता है, इसलिए मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बस इतनी बात को समझना है। ठीक है। PAR क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये क्या होती है? आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होती है। पौधे इस पार का केवल 2 से 10% भागी भोजन निर्माण में प्रयुक्त कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पार क्या होती है? पार, पहली बात तो ये कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ये होती है आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है। मतलब पौधे भोजन बनाते हैं, पौधे है सूर्य की विकिरण से भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। इन्होंने भोजन बनाया, पौधों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाया, सौर प्रकाश द्वारा सौर विकिरण का इस्तेमाल किया, सौर विकिरण का इस्तेमाल किया, सौर विकिरण का इस्तेमाल किया। लेकिन यहां बोल रहा है कि 50% से कम प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होती है। जो सौर विकिरण आई है ना पौधे के ऊपर, ये पौधा है, इसके ऊपर तो पूरी 100% लाइट आई है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में मात्र 50% विकिरण का ही उपयोग करेगा। 50% सौर विकिरण है उसका ही उपयोग करता है। 50% सौर विकिरण का उपयोग करते हैं पौधे, विकिरण का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं पार नियम। ठीक है, ये याद रखना। पार नियम क्या है? पौधे जो उन पर आपतित 100% सौर विकिरण होती है उसका मात्र 50% ही यूज करते हैं। तो इस स्लाइड में अपन ने क्या क्या देखा वापस देख लीजिए एक बार, कचरा हो गया। पहली बात तो देखी थी लिंडमैन का नियम। लिंडमैन ने कहा 10% ऊर्जा ही एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है, इस बात को याद रखना। प्रथम नियम है ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है, वह एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है।
उसके बाद में पार था फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसका मतलब था कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, सौर विकिरण का उपयोग करते हैं, तो मात्र 50% का ही उपयोग कर पाते हैं। इस बात को समझना, इसको बोलते हैं पार नियम। तो ऊर्जा का पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है उसके बारे में तो 3 नियम है, एक पार का नियम है। ये चारों बातें याद रखनी है। आगे आ जाइए। अब पोषण स्तर एवं ऊर्जा का ह्रास पिरामिड के रूप में। पिरामिड है, यहां से प्रश्न बनता है। आपको पता है पिरामिडों का प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। पोषण स्तर एवं ऊर्जा का प्रभाव, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक होता है हरे पौधे। बताया था मैंने कि हरे पौधे हैं। स्टार्टिंग में जब बात कर रहा था मैं पारिस्थितिक तंत्र की, तो उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उत्पादक पौधे होंगे। यह आपके कौन सा बैक्टीरिया होता है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो प्राथमिक उत्पादक होते हैं हरे पौधे और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और हरे पौधे, ये होते हैं प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने बताया कि 10% पूरी 100% ऊर्जा होती है प्राथमिक उत्पादकों में, ठीक है। अब वो जाएगी उपभोक्ता तक, प्राथमिक उपभोक्ता तक। भाई पहले तो मैंने बताया कि वो आएगा जिसने ऊर्जा का उत्पादन किया है, जिसने पहली बार तो जो आएगा जिसने निर्माण किया है। तो निर्माण करते हैं हरे पौधे, उसके बाद में ऊर्जा ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब हरे पौधे है, यहाँ पे 100% ऊर्जा है, 10,000 जूल ऊर्जा है माना की। अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? टिड्डा और हिरण। ये केवल शाकाहारी होते हैं, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। शाकाहारी कौन होते हैं? टिड्डा और हिरण, प्राथमिक शाकाहारी, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब यहां से यदि ऊर्जा जाएगी प्राथमिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता तक, तो कितनी जाएगी? 10%, क्योंकि लिंडमैन का नियम क्या देखा था अपन ने कि 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है। तो 10% ऊर्जा जाती है, इसका मतलब 10,000 जूल थी, तो यहाँ पे पहुंची मात्र 1,000 जूल। उसके बाद में है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जैसे मेंढक और लोमड़ी, ये प्राथमिक मांसाहारी होते हैं, प्राथमिक मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक मांसाहारी होते हैं, मेंढक और लोमड़ी। अब यहां भी 10% ऊर्जा जाएगी। 100% ऊर्जा थी, 10% ऊर्जा का ट्रांसफर हुआ मतलब 10% होगी। अब 10% का ट्रांसफर हुआ मतलब 1% होगी, मतलब 100 जूल आ गई यहाँ पे, ठीक है। फिर तृतीयक उपभोक्ता है जैसे बाज और शेर, ये मात्र शीर्ष मांसाहारी होते हैं, शीर्ष मांसाहारी होते हैं। तो ये है ऊर्जा का ह्रास, किस तरह ऊर्जा का ह्रास होता है, ये पढ़ा अपन ने। तो ये प्रश्न बनता है यहां से कि सर्वाधिक ऊर्जा हरे पौधों में होती है, प्राथमिक उपभोक्ता में होती है। प्रश्न आएगा निम्नलिखित उत्पादक समूह में से या फिर निम्नलिखित समूहों में से, पारिस्थितिकी समूहों में से ऊर्जा का सर्वाधिक पाया जाना किस में पाया जाता है ऊर्जा? तो प्राथमिक उत्पादक में ऊर्जा सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे कम ऊर्जा पाई जाएगी तृतीयक उपभोक्ता में, अंत में सबसे कम ऊर्जा पहुंचती है तृतीय उपभोक्ता। तो सर्वाधिक ऊर्जा कहां पाई जाएगी? प्राथमिक उत्पादक में पाई जाएगी। प्रश्न आएगा परीक्षा में, मैं बोल रहा हूं वापस से कि सर्वाधिक ऊर्जा प्राथमिक उत्पादक में पाई जाती है। उसमें आते हैं हरे पौधे और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, काफी बार डिस्कस कर चुका हूं, स्लाइड को याद रखना। अब है ऊर्जा पिरामिड की विशेषता है। अब देखते हैं पिरामिड क्या होते हैं, इससे भी प्रश्न आता है आपकी, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा पिरामिड बनता है, सदैव सीधा, इस बात को याद रखना। ऊर्जा पिरामिड जो होता है सदैव सीधा पिरामिड बनता है। यहाँ पे देख लीजिए, पहले प्राथमिक उपभोक्ता थे, उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उत्पादक है। किस तरह का बना आपके ये ऊर्जा का पिरामिड? अगर मैं इसका बना दूं तो भाई ये आपके बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इस स्थान पर बहुत सारे पेड़ पौधे, इसको बोलते हो आप प्राथमिक उत्पादक। क्या बोलते हो? प्राथमिक उत्पादक आप इसको बोलते हो, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक पेड़ पौधे हैं। उसके बाद में बड़े लेवल पर जाते हो और छोटे लेवल पर जाते हो तो आप आ जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद में और छोटे ऊपर जाते हो तो लेवल कम हो जाता है, द्वितीय उपभोक्ता, संख्या घट जाती है, द्वितीय उपभोक्ता। और अंत में आता है आपके तृतीय उपभोक्ता, इसकी संख्या सबसे कम होती है, तृतीय उपभोक्ता सबसे कम संख्या होती है। तो सर्वाधिक संख्या होती है प्राथमिक उत्पादक में। ये बात करूं मैं संख्या, ठीक है। यदि नीचे से ऊपर की जाऊंगा या ऊपर से नीचे आऊंगा तो संख्या बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आऊंगा तो संख्या बढ़ेगी, लेकिन ऊर्जा घटती है। इसलिए ध्यान रखना, ऊर्जा का प्रवाह सदैव सीधा होता है, बिल्कुल सीधा प्रभाव है, सीधा पिरामिड बनता है, ठीक है। तो ऊर्जा का प्रभाव सदैव सीधा पाया जाता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, बिल्कुल याद रखना, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है।
ये प्रश्न आएगा परीक्षा में, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। आपको सब इतनी सी बात याद रखनी है कि बिल्कुल सही बात है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है, इसे कभी भी उल्टा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब ऊर्जा का प्रभाव हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होगा, इसलिए सदैव सीधा बनेगा। उसके बाद में बात करें, दूसरा पॉइंट है पोषण। उच्च पोषण स्तरों पर ऊर्जा की अत्यंत कम उपलब्धता के कारण ही खाद्य श्रृंखलाओं में सामान्यतः 4 से 5 अधिक चरण या स्तर नहीं होते। 4-5 से अधिक चरण नहीं होते खाद्य श्रृंखलाओं में। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, वहां ऊर्जा का स्थानांतरण सबसे कम होता है। जैसे अपन ने यहां देखा था कि यहाँ पर 100% ऊर्जा थी और ऊपर तो बिल्कुल ही 0 चली गई, 0 से भी कम ऊर्जा चली गई। यहाँ पे 10,000 जूल थी, यहाँ पे 10 जूल हो गई, तो ऊर्जा तो कमी होती है, ऊर्जा में कमी होती गई। ठीक है, तो याद रखना ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। सबसे उच्च स्तर जो होगा वहां पे ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा होती है, सबसे लो लेवल पर ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो याद रखना उच्च पोषण स्तरों पर ऊर्जा अत्यंत कम होती है। उच्च पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक कम होती है और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। 2 बातें याद रखनी है। अब खाद्य श्रृंखला बनाम खाद्य जाल, ये क्या होते हैं? ठीक है, देखिए एक बार, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? फूड चेन क्या होती है? जीवों की वह रैखिक श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर ऊर्जा स्थानांतरित करता है, खाद्य श्रृंखला है। एक जीव दूसरे जीव को खाएगा, ठीक है, तो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। ठीक है, पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको जीव वगैरह कीटाणु वगैरह खाते हैं, उनको मारकर फिर इंसान खा जाता है या फिर और प्रोसेस चलती है। चराई खाद्य श्रृंखला GFC, ये क्या होती है? पौधों से शुरू होकर शाकाहारी फिर मांसाहारी तक जाती है। भाई पौधे कौन खाएगा? शाकाहारी व्यक्ति ही खाएगा। पौधे ऊर्जा बनाते हैं, पौधे ऊर्जा बनाते हैं, पौधे, और पौधों को खाते हैं या पौधों से भोजन प्राप्त करेंगे कौन? शाकाहारी जीव। ठीक है, शाकाहारी जीव, जैसे गाय है पौधे खाती है, शाकाहारी। और उसके बाद में मांसाहारी, लास्ट में गाय को शेर खा जाता है, मांसाहारी। तो पहले जो आपका GFC चरण है, चराई खाद्य श्रृंखला है, वो चराई से स्टार्ट होती है। तो पौधे होते हैं, पौधों को शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा। जैसे घास है, घास को हिरण खाया, हिरण को बाघ ने खाया। यह सौर ऊर्जा पर निर्भर है। पौधे भोजन कहां से बनाएंगे? सौर ऊर्जा से। तो है चराई खाद्य श्रृंखला। उसके बाद में है अपरद खाद्य श्रृंखला DFC, ये क्या होती है? मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होकर सूक्ष्म जीव, अब जैसे ये बताई मैंने आपको, अपघटन की प्रक्रिया होती है सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं सूक्ष्म जीव, कवक या बैक्टीरिया की ओर बढ़ती है। जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव मुक्त स्रोत GFC होता है। जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? GFC। ये जो चराई खाद्य श्रृंखला है, ये जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जबकि स्थलीय पारितंत्र में DFC सबसे प्रभावित अधिक ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कौन सा? अपरद खाद्य श्रृंखला, क्योंकि मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है और सूक्ष्म जीव तक पहुंचती है। मैंने बताई सारी बातें कि आपने ऊर्जा का ट्रांसफर यहां तक किया। घास था, हिरण ने खाई, हिरण के बाद में बाघ ने खाई। अब यदि किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में वह जमीन पर गिर जाता है, उस पर क्या आते हैं? आपके बैक्टीरिया आते हैं, या फिर आप क्या बोलेंगे उनको? कवक आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। सूक्ष्म जीव उस शरीर को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद में यह मृदा की परत के नीचे चला जाता है। उसके बाद में अंतिम चरण आता है कि उसका खनिज बन जाते हैं बहुत सालों बाद में, हजारों सालों बाद में। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला, जो कि सूक्ष्म जीवों से शुरू होती है। ठीक है, या फिर कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है, मृत कार्बनिक पदार्थों से। तो खाद्य श्रृंखला में मैं यही बोल रहा हूं, खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार की होती है, GFC चराई खाद्य श्रृंखला और DFC। ठीक है, मतलब डीकंपोजिशन खाद्य श्रृंखला जो है DFC में आती है आपके अपरदन खाद्य श्रृंखला या फिर अपरद खाद्य श्रृंखला या अपघटन खाद्य श्रृंखला। ये 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है। अब मैं बता दूं कि GFC जो है ये पाई जाती है जलीय पारितंत्र में, ये पाई जाती है जलीय पारितंत्र में। ठीक है, जबकि DFC जो है ये पाई जाती है स्थलीय पारितंत्र में, स्थलीय पारितंत्र में। ये 2 बातें मैंने समझाई अभी तक इस स्लाइड में। खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें चराई खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला होती है। कैसे होती है मैंने बता दिया कि स्थलीय पारितंत्र में पाई जाएगी DFC और जलीय पारितंत्र में पाई जाएगी GFC, और इस बात को आपको रटना है भैया ना, ये रटने वाली बात है। अब खाद्य जाल, फूड वेव, ये क्या होता है? प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं कभी भी एकाकी या रैखिक रूप में नहीं पाई जाती। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल नेटवर्क बनाती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं है ना, एकाकी रूप में नहीं होती, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जुड़कर एकाकी रूप में पाई जाती है। देखते हैं। अब पारिस्थितिकी स्थिरता, खाद्य जाल जितना अधिक जटिल और विस्तृत होगा, पारिस्थितिकी स्थिरता कब बनेगी? जब खाद्य जाल बहुत अधिक जटिल होगा, विस्तृत होगा, तो
पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा, क्योंकि जीवों के पास भोजन के वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध होते हैं, ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं जीवों के पास में। जितना अधिक पारिस्थितिक तंत्र होगा, जितना बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होगा, उसमें उतनी अधिक विविधता पाई जाएगी जीवों की, पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की। ठीक है, अब जितनी ज्यादा विविधता पाई जाएगी तो पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता मिलेगी, जीव वहां पर ढंग से रह सकते हैं, उनके पास में ऑप्शन है शिकार करने के। ठीक है, तो ये है आपके पारिस्थितिकी स्थिरता, और इसके लिए आवश्यक है खाद्य जाल, फूड वेव। तो फूड वेव जो है एकाकी रैखिक रूप में नहीं पाया जाता, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल नेटवर्क बनाती है, और बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जुड़कर एक नेटवर्क बनाएगी, उस नेटवर्क को बोलते हैं खाद्य जाल, फूड वेव। बस इतना से याद रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, जिसमें है चराई खाद्य श्रृंखला और अपर्ध खाद्य श्रृंखला। अब पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अपवाद है। भाई पिरामिड्स अपन ने देखा कि ऊर्जा प्रवाह हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रभाव हमेशा सीधा बनेगा। अन्य प्रकार के कौन कौन से पिरामिड है देखते हैं। चार्ल्स एल्टन ने इन पिरामिडों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा, 3 प्रकार से बांटा। कौन कौन से पिरामिड है। जीव संख्या का पिरामिड, हम 3 पिरामिड पढ़ने जा रहे हैं, और ये पिरामिड बनाए हैं चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में कुछ पिरामिड दिए, इनको आप पारिस्थितिकी पिरामिड बोलते हो। इनसे प्रश्न आता है, मैं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है आपकी। ठीक है, पिरामिड का प्रश्न बनता है एग्जाम में, और यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अभी अपन देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रश्न बनने वाला है। पहला है जीव संख्या का पिरामिड। घास के मैदान और फसल पारितंत्र में यह पाया जाता है जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड पहला पिरामिड है, जीव संख्या का पिरामिड। यह पाया जाएगा आपके घास के मैदान और फसल पारितंत्र में। ठीक है, उत्पादक पौधे संख्या में सर्वाधिक होते हैं, और जब पौधे सर्वाधिक होंगे तो यहां पे पौधे आते हैं, इसलिए पिरामिड बन जाएगा सीधा। जहां भी पेड़ पौधे नीचे आते हैं वो पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, उसके बाद में है जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड, अच्छा इसके बारे में एक बार और देख लीजिए। जीव संख्या का पिरामिड है, सीधा बनेगा, क्योंकि घास के मैदान और फसल पारितंत्र में यदि वो नीचे पाया जाता है तो पिरामिड सीधा ही बनता है, क्योंकि मैंने बताया कि वो सर्वाधिक संख्या होती है इनकी। जीव भार का पिरामिड, स्थलीय पारितंत्र जैसे वन व घास के मैदानों में पौधे का कुल शुष्क भार का सर्वाधिक होता है। पौधों का कुल शुष्क भार जो होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। यदि जीव भार का पिरामिड की बात करें और नीचे वन होगा या घास होगी तो भी पिरामिड सीधा बनेगा। यदि ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो ये हमेशा सीधा ही बनता है। ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा सीधा ही बनता है। अब उल्टा पिरामिड, यह अपवाद। एक बड़े वृक्ष का पारितंत्र, यह उल्टा और तर्क रूप होता है। एक पेड़ उत्पादक पर अनेक पक्षी, प्राथमिक उपभोक्ता और उन पर अनगिनत परजीवी कीट पाए जाते हैं। देखना, समझना भैया ना, समझने वाली बात यहां शुरू होती है। क्या बात थी मैं आपको समझा देता हूं एक बार। ठीक है, मैंने बताया कि मैं मिटा देता हूं इसको एक बार समझाने के लिए आपको। 3 पिरामिड अपन ने देखे हैं, मिटा देता हूं इनको, वापस समझा दूंगा आपको। अभी 3 पिरामिड देखे हैं, ध्यान से समझना, वापस नहीं समझाऊंगा और कभी भूल भी नहीं पाओगे। 3 पिरामिड की बात करें, चार्ल्स एल्टन ने 3 पिरामिड दिए। एक है जीव संख्या का पिरामिड, एक है जीव भार का पिरामिड, और एक है ऊर्जा का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड। जीव संख्या, जीव भार और ऊर्जा। अब ये तो आपका क्लियर हो गया कि ऊर्जा का पिरामिड तो सदैव सीधा ही बनेगा, इसमें कोई अपवाद ही नहीं है, तो सदैव सीधा बनता है सभी पारितंत्रों में, चाहे आप जलीय पारितंत्र की बात करें चाहे स्थलीय पारितंत्र की बात करें। यदि ऊर्जा का पिरामिड है वो सीधा ही बनेगा, क्योंकि वहां तो नियम लग रहा है ना आपका कि 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा पाई जाएगी, तृतीयक उपभोक्ता में कम ऊर्जा पाई जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो गया ना कि भाई ये तो हमेशा सीधा ही बनना है, बिल्कुल सीधा बनेगा। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, इसका कोई अपवाद नहीं होता, क्योंकि उष्मागति के नियम के अनुसार हमेशा ऊर्जा घटती रहती है। भाई अपन ने पढ़ा था लिंडमैन का नियम, लिंडमैन का तृतीय नियम पढ़ा था, या फिर लिंडमैन का नियम पढ़ा था, नियम 10% का नियम या दशांश का नियम। इसने कहा कि ऊर्जा हमेशा घटेगी, तो ये तो ऊर्जा का पिरामिड तो सीधा हो गया, तो ये बात तो होगी खत्म। इस पर कर देता हूं मैं लाइनिंग। अब बात करेंगे अपन ऊपर की। 2 पिरामिड है, जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड सीधा कब होगा? जीव संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा हो सकता है।
जीव संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा हो सकता है। मैं ध्यान से समझना, यदि पेड़ नीचे है, वृक्ष नीचे है, वनस्पति नीचे है, वृक्ष पौधे ये नीचे है, तो ये क्या है, प्राथमिक उत्पादक। उसके बाद में अन्य जीव आएंगे, ठीक है, प्राथमिक उत्पादक आते हैं, सॉरी उपभोक्ता आते हैं, उपभोक्ता। उसके बाद में द्वितीय उपभोक्ता आते हैं, उसके बाद में तृतीय उपभोक्ता आते हैं, T2 T1। वृक्ष पौधे क्या है आपके, तो प्राथमिक उत्पादक है, इन्होंने उत्पादन किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाया, अब ऊर्जा गई प्राथमिक उपभोक्ताओं में, मतलब शाकाहारी, हिरण गाय इसको खाएंगे, पेड़ों को, इनको खाते हैं प्राथमिक शाकाहारी, ठीक है, प्राथमिक मांसाहारी, और प्राथमिक मांसाहारी को खाते हैं द्वितीयक मांसाहारी। तो इस बात को याद रखना, ये सीधा पिरामिड बन गया बिल्कुल यूं। पेड़, यदि वृक्ष नीचे है, पेड़ पौधे नीचे है, तो ये बनता है सीधा पिरामिड, सीधा पिरामिड। कब, जीव संख्या का पिरामिड। अब ये उल्टा कब बनेगा, यदि एक बड़े वृक्ष का पारितंत्र बनाया जाए, यहां बात कर रहे हैं पूरे घास के पारितंत्र की या फसल के पारितंत्र की, ये बहुत सारे पेड़ पौधों के पारितंत्र की, तब तो सीधा बन जाएगा। अब उल्टा कब बनेगा, यहां एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक वृक्ष, एकमात्र मैंने एक वृक्ष लिया है, ध्यान रखना, एक वृक्ष का यदि पारितंत्र पूछ लिया जाए आपसे, एक वृक्ष का पारितंत्र का ऊर्जा पिरामिड आपसे पूछ लिया जाए, वो सदैव उल्टा बनेगा। याद रखना, एक वृक्ष का पारितंत्र हमेशा उल्टा बनेगा। क्यों बनेगा मैं बता देता हूं आपको। एक पेड़ है, इस पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं, एक पेड़ है, इस पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं, और इन पक्षियों को बहुत सारे सूक्ष्म जीव या जीव खा सकते हैं, जीव या सूक्ष्म जीव खा सकते हैं इन पक्षियों को। तो ये तो संख्या बढ़ गई भाई, यहाँ एक पेड़ था, बहुत सारे पक्षी बढ़ गए, उसके बाद में इनको भी बहुत सारी संख्या में जीव जंतु खा सकते हैं, सूक्ष्म जीव खा सकते हैं। इसका मतलब संख्या नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है, इसका मतलब ये तो उल्टी बात हो गई। क्योंकि यहां बात क्या थी आपके कि नीचे बहुत सारे पेड़ है, उसके बाद में घटता जा रहा पारितंत्र यूं बन गया। कब, जब सीधे पिरामिड की बात कर रहा हूं मैं, पर अब तो पिरामिड उल्टा हो गया भाई, अब तो पिरामिड उल्टा हो गया। आप देख लीजिए, इस तरह का पिरामिड बन गया है, ये पेड़ हो गया नीचे, उसके बाद में ये पक्षी आ गए, उसके बाद में अन्य परजीवी सूक्ष्म जीव वगैरह आ गए, तो ये पिरामिड तो उल्टा हो गया। इसका मतलब है कि एक बड़े वृक्ष का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा, बस बात खत्म। अब बात करते हैं जीव भार का पिरामिड, ठीक है। स्थलीय पारितंत्रों जैसे वन और घास के मैदानों में ये जो जीव भार का पिरामिड है सीधा बनता है। कब, स्थलीय पारितंत्रों में, स्थलीय पारितंत्र की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, वन और घास। अब वापस से स्थलीय पिरामिड की, स्थलीय पारितंत्र की बात आ गई। तो पौधों का कुल शुष्क भार सर्वाधिक होता है, इस बात को याद रखना। पौधे जो होते हैं उनका कुल शुष्क भार सर्वाधिक होता है, और जीव भार का पिरामिड जो है ना शुष्क भार के ऊपर डिपेंड करता है। तो सर्वाधिक शुष्क भार होगा पौधों में, और उसके बाद में आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो ये ऊर्जा का पिरामिड बन गया सीधा इस तरह। कब, यदि जीव भार की बात करूंगा। अब बात करता हूं जलीय पारितंत्र की। तो जलीय पारितंत्र समुद्र या झील में पूर्णतः उल्टा पिरामिड बनता है, क्योंकि पादप प्लवक का जैव भार बहुत कम होता है। भाई स्थल पर तो पौधों का जैव भार बहुत ज्यादा पाया जाता है, शुष्क जैव भार पौधों का स्थल पर बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन पानी में बहुत कम पाया जाता है। पानी में जैव भार पादपों का बहुत कम पाया जाता है। आपने देखा है कि पानी में बरगद का पेड़ लगा दिया, नहीं लगता, ठीक है। तो पादपों का जैव भार बहुत कम होता है, उन पर आश्रित बड़ी मछलियों का जैव भार अत्यधिक होता है। भाई पानी में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सूक्ष्म पेड़ पौधे होते हैं, उनका जैव भार बहुत कम होता है, लेकिन उन पर जो निर्भर है ना मछलियां, बड़ी बड़ी भेल मछलियां उन पर निर्भर होती है। इसका मतलब उल्टा हो गया, क्योंकि नीचे तो आपका छोटे छोटे वृक्ष हो गए, जैसे आपके शैवाल हो गई है ना, तो छोटे छोटे वृक्ष हो गए, और उन पर बड़ी बड़ी मछलियां डिपेंड है, बड़ी बड़ी मछलियां डिपेंड है भाई उन पर, है ना। तो ये तो वापस से उल्टा बन गया आपके, ये तो वापस से उल्टा पिरामिड बन गया आपके। देख लीजिए भाई, ये देख लीजिए, ये तो सुल्टा बना दी मैंने ना। ये देख लीजिए, यहाँ पर समुद्री पेड़ पौधे हैं, उसके बाद में मछली आती है, बड़ी बड़ी मछली आती है, तो उल्टा पिरामिड बन गया। तो यही मैं बात कर रहा हूं कि उल्टा पिरामिड कब बनेगा। जैव भार में उल्टा पिरामिड बनता है जलीय पारितंत्र में, जैव भार में उल्टा पिरामिड बनता है जलीय पारितंत्र में, और जैव भार में सीधा पिरामिड बनता है स्थलीय पारितंत्र में, ठीक है। जीव संख्या का सीधा पिरामिड बनेगा यदि बहुत घास के मैदान और फसल पारितंत्र होगा, और यदि एक वृक्ष होगा तो उल्टा पिरामिड बन जाएगा जीव संख्या का। बस ये बातें हैं, याद रखना इनको भाई। अब भू रासायनिक चक्र, बायो क्या है, बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होता है भाई। पारितंत्र में पोषक तत्वों का
कभी भी विनाश नहीं होता, वे बार बार जैविक से अजैविक घटकों में चक्रित होते रहते हैं। इनकी दो मुख्य श्रेणियां होती है। इसका मतलब ये कि पारितंत्र में पोषक तत्व होते हैं ना, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, वो जैविक अजैविक घटक में वापस आपस में टूटते रहते हैं। आपने देखा है कि जब जीव समाप्त होता है तो बैक्टीरिया वगैरह उसका उपयोग करते हैं, उसका ऊर्जा बना देते हैं। तो एक तरह से जैविक व अजैविक घटकों में उसका ट्रांसफर होता रहता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक है, पोषक तत्व। अब ये जो चक्र है ना, भूरासायनिक चक्र, ये दो प्रकार का होता है। एक है आपके गैसीय चक्र, दूसरा है अवसादी चक्र। गैसीय चक्र क्या होता है? इन चक्रों के पोषण तत्वों का मुख्य भंडार होता है वायुमंडल या जलमंडल। गैसीय चक्र का मुख्य भंडार होता है वायुमंडल या जलमंडल। यह चक्र बहुत तीव्र और पूर्ण होता है। जो आपके गैसीय चक्र होता है बहुत तीव्र होता है, इस बात को याद रखना। उदाहरण के लिए कार्बन चक्र या नाइट्रोजन चक्र। कार्बन चक्र जैसे CO2 का विनिमय, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, जैसे पेड़ ने आपके सौर विकिरण हासिल की, अर्जित की, किसने? पेड़ पौधों ने भोजन बना दिया। पौधे क्या छोड़ते हैं? CO2 को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन का श्रवण कर, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कौन? पेड़ पौधे। तो CO2 का विनिमय कौन करेंगे? पेड़ पौधे। तो कार्बन चक्र है बहुत शीघ्र होता है, आपको दिख रहा है क्लियरली। वायुमंडल में O2 छोड़ते हैं, CO2 अर्जित करते हैं पेड़ पौधे। उसके बाद में नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जैसे राइबोजियम जीवाणु होते हैं, फिर एजोटोबैक्टर होते हैं, इनके द्वारा इनका नाइट्रोजन चक्र को संपादित किया जाता है। तो नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र। कार्बन चक्र है O2 लेना, O2 छोड़ना, CO2 लेना, पेड़ पौधे द्वारा ये चक्र किया जाता है। तो बहुत तीव्र चक्र होता है ना, बहुत तीव्र और पूर्ण चक्र होता है गैसीय चक्र। तो याद रखना, गैसीय चक्र या तो वायुमंडल में होगा या जलमंडल में होगा। अब सादी चक्र की बात करूं तो इन चक्रों के तत्वों का मुख्य भंडार पृथ्वी की भूप्रपट्टी या चट्टानें होती है। अब सादी चक्र है ना, आपको पता है कि भाई किसी आपदा आई, बहुत सारे पेड़ टूटकर गिर गए, तो उनसे ऊर्जा बनेगी तो बहुत हजारों साल लग जाती है, बहुत लंबा चक्र होता है ना। तो अवसादी चक्र तुलनात्मक रूप से बहुत धीमा और अपूर्ण होता है, हमेशा कभी पूर्ण नहीं होता। एक जगह कोयला मिल गया और जो साथ में जो पेड़ पौधे गड़े हैं, जरूरी नहीं हो एक साथ में आप निकाल लो, और जगह भी ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो याद रखना, अपूर्ण चक्र है और अपेक्षाकृत धीमा चक्र है, और पृथ्वी की भूप्रपट्टी के अंदर या चट्टानों के रूप में ये पाया जाता है अवसादी चक्र। उदाहरण की बात करें, फास्फोरस चक्र या सल्फर चक्र, इस बात को रख लेना भाई। फास्फोरस चक्र क्या अवसादी चक्र है या गैसीय चक्र है? फास्फोरस चक्र आपके अवसादी चक्र है। चट्टानों के अपक्षय से फास्फेट मृदा में मिलता है, जिससे पौधे अवशोषित करते हैं, और यह गैसीय रूप नहीं होता। सल्फर चक्र होता है आंशिक गैसीय और आंशिक अवसादी चट्टानें। तो सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र अवसादी चक्र का उदाहरण है। सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र अवसादी चक्र का उदाहरण है। और CO2 चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र गैसीय चक्र का उदाहरण है। तो ये भू रासायनिक चक्र है। दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। अब है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ये क्या होता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इसका भी प्रश्न आता है परीक्षा में। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की प्रजाति संरचना में समय के साथ होने वाला क्रमिक और पूर्वानुमेय परिवर्तन ही कौन सा क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की प्रजाति संरचना में, कोई निश्चित क्षेत्र है, उसकी जो प्रजाति संरचना है उसमें समय के साथ होने वाला क्रमिक व पूर्वानुमेय परिवर्तन, समय के साथ जो परिवर्तन होता है किसी पारिस्थितिकी में, किसी विशेष स्थान पर जो वहां की जैव विविधता है, वहां पर जो एक समय के अनुसार जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को आप अनुक्रमण बोलते हो। ठीक है, देखते हैं किस तरह का अनुक्रमण होता है। एक होता है प्राथमिक अनुक्रमण, दूसरा होता है द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। अब ये क्या होते हैं? प्राथमिक अनुक्रमण में ऐसे नए क्षेत्रों में शुरू होता है जहां पहले कभी कोई जीवन नहीं था। प्राथमिक अनुक्रमण का मतलब होता है जहां पहले कोई जीवन नहीं था, जैसे नग्न चट्टान, नया लावा क्षेत्र, नवनिर्मित तालाब, मिट्टी न होने के कारण यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। सैकड़ों वर्षों तक प्राथमिक अनुक्रमण होता है। जैसे किसी जगह पर नग्न चट्टान है, कोई जीव नहीं है, कोई सजीव नहीं है वहां पे, ठीक है, वहां सैकड़ों वर्षों बाद धीरे धीरे पर्यावरणीय, मौसमी, अन्य घटनाओं के कारण धीरे धीरे जीवन का आधार बनता है, सजीवों का विकास होने लगता है, उसको बोलते हो प्राथमिक अनुक्रमण। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समय के साथ जो परिवर्तन आएगा उसको आप क्या बोलते हो? अनुक्रमण बोलते हैं। और किसी ऐसा क्षेत्र जहां कभी पहले जीवन था ही नहीं और वहां पर यदि जीवन बने, वो होता है प्राथमिक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण की बात करें, ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पहले से जीवन मौजूद था, परंतु किसी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या आग या मानवीय हस्तक्षेप के कारण वह नष्ट हो गया। जैसे कटे हुए वन, छोड़ी गई कृषि भूमि, यहाँ मिट्टी पहले से मौजूद होने के कारण अनुक्रमण बहुत तीव्र होता है। ठीक है,
दो प्रकार का अनुक्रमण है, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण बहुत धीमा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे पहले कोई मिट्टी है ही नहीं है, कोई सजीव का कोई स्रोत ही नहीं है, पहले कोई जीवन का आधार था ही नहीं, तो वही वहां पे धीरे धीरे विकास होगा, तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत धीमी प्रक्रिया है। लेकिन द्वितीयक अनुक्रमण जो है वहां पहले ऐसा जीवन का आधार था जो बाद में नष्ट हो गया बाढ़ के द्वारा, आग के द्वारा या मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा, तो वहां तुलनात्मक रूप से जीवन बसाना ज्यादा आसान है, वो द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण में दो ही बातें समझनी है कि प्राथमिक अनुक्रमण क्या है और द्वितीयक अनुक्रमण क्या है। अब बात करते हैं पुरोगामी प्रजाति, जैसे लाइकेन और मास, इनको पुरोगामी प्रजाति बोलते हैं। पुरोगामी प्रजाति कौन सी होती है, एग्जाम्पल सीधे सीधा पूछेगा आपसे, तो आपको याद रखना लाइकेन और मास, ये दोनों पुरोगामी प्रजाति है। अनुक्रमण के चरण की बात कर रहे हैं अपन, तो पहली बार जब वहां पे कोई बसेगा तो बसेगा आपके लाइकेन और मास। फिर है सेरल समुदाय। सेरल समुदाय क्या होता है, घास और झाड़ियां। पहले वहां पे बनती है लाइकेन और घास, फिर लाइकेन और मांस, फिर बनता है घास और झाड़ियां, फिर आता है समुदाय, फिर समुदाय का विकास होता है जैसे स्थिर वन पारितंत्र। तो किसी जगह पर अनुक्रमण कैसे होगा, सबसे पहले लाइकेन और मांस वहां पे बनती है, उसके बाद में घास का विकास होता है, झाड़ियों का विकास होता है, उसके बाद में स्थिर वन पारितंत्र धीरे धीरे बसना स्टार्ट होता है, उसके बाद में अन्य चरण आते हैं। ठीक है, तो ये पारितंत्र के या फिर अनुक्रमण के चरण है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक धीरे होता है, वहां कभी जीवन नहीं था, द्वितीयक स्तर पर जीवन होता है लेकिन नष्ट हो चुका है, तो वहां पे धीरे धीरे वापस से अपन बहुत तीव्र स्पीड से वापस से जीवन का यापन कर सकते हैं। यदि अनुक्रमण के चरण की बात करें तो पहला चरण होता है पुरोगामी प्रजाति, पहली बार आती है वहां पे पुरोगामी प्रजाति। पुरोगामी प्रजाति का वहां विकास होता है और पुरोगामी प्रजाति के विकास के बाद में वहां पे सेरल समुदाय का विकास होता है। सेरल समुदाय का विकास होता है और सेरल समुदाय के वास में वहां पर क्या आता है, आपके ऐसा चरम समुदाय आता है जैसे वो कि स्थिर वन पारितंत्र या फिर वन पारितंत्र भाव बन जाता है, वन पारितंत्र वहां पर बन जाता है, इस बात को याद रखना। अब पढ़ते हैं जैव, क्या है आपके जैव विविधता। जैव विविधता याद रखनी है। परिभाषा की बात करूं तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विभिन्नता, उनके आंतरिक जीन और विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की जटिलताओं का संपूर्ण योग जैव विविधता कहलाता है। ये तो आपसे पूछेंगे नहीं परिभाषा, तो क्या पूछेगा, वाल्टर जी रोजेन, ये रोसेन 1985 में इन्होंने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द दिया। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया, या सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन किसने किया, किसने दिया, वाल्टर जी रोजेन या रोसेन ने। वाल्टर जी रोजेन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द दिया या फिर बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रतिपादन किया। तो बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया है, वाल्टर जी रोजेन ने। जैव विविधता शब्द किसने दिया है, वाल्टर जी रोजेन ने। अब है एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ये एक प्रसिद्ध समाज जीव विज्ञानी है जिन्होंने जैव विविधता शब्द को वैज्ञानिक जगत में लोकप्रिय बनाया, इसलिए इनको जैव विविधता का जनक कहते हैं। तो दो बातें होगी, जैव विविधता का जनक कौन है, एडवर्ड, क्या है आपके एडवर्ड विल्सन। तो विल्सन तो है जैव विविधता का जनक, विल्सन कौन है, जैव विविधता का या फिर बायोडायवर्सिटी का जनक कौन है, विल्सन, जैव विविधता का जनक एडवर्ड विल्सन। ठीक है, दूसरा है वाल्टर जी रोजेन, इन्होंने बायोडायवर्सिटी शब्द दिया, जैव विविधता शब्द दिया वाल्टर जी रोजेन ने। ये दोनों बातें याद रखनी है क्योंकि ये प्रश्न आ जाता है और आपके स्तर पर लगातार यही प्रश्न पूछते गए हैं आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड, तो यही आपको याद रखना है। वैश्विक जैव विविधता का पारदर्शी IUCN डाटा, IUCN के अनुसार अपन देखते हैं कि वैश्विक जैव विविधता कितनी है। ठीक है, तो IUCN 2004 के अनुसार अब तक कुल पादप और जंतु प्रजातियों की संख्या 1.5 मिलियन या 15 लाख से कुछ अधिक है। किसकी, कुल पादप और जंतु प्रजातियों की संख्या कितनी है, 1.5 लाख। ये तो एनसीईआरटी का डाटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हालांकि प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबर्ट ने कहा कि पृथ्वी पर प्रजातियों की वास्तविक संख्या लगभग 7 मिलियन मतलब 70 लाख के आसपास होनी चाहिए, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी खोजा जाना बाकी है। तो एनसीईआरटी में कहा गया कि भाई IUCN ने माना कि लगभग 1.5 मिलियन 15 लाख प्रजाति पेड़ पौधों की और किसकी है, जंतुओं की है 15 लाख प्रजाति। लेकिन एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, 70 लाख मतलब लगभग 7 मिलियन प्रजाति है आपके जीव जंतु और पेड़ पौधों की, क्योंकि अब इसकी खोज करना बाकी है। ये आपसे पूछेंगे नहीं। पहले दो नाम याद रखना, वाल्टर जी रोजेन और एडवर्ड विल्सन। अब है जैव विविधता के 3 बुनियादी स्तर, अब ये तो आपसे पूछेंगे। पहला स्तर है आपके आनुवांशिक विविधता मतलब जेनेटिक, दूसरा है प्रजाति विविधता स्पेसीज, तीसरा है पारितंत्रीय विविधता मतलब इकोलॉजिकल। जैव विविधता के 3 बुनियादी स्तर होते हैं, आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारितंत्रीय विविधता। 3 स्तर होते हैं जैव विविधता के। ठीक है, आनुवांशिक विविधता, एक ही प्रजाति के भीतर पाई जाने वाली जीनीय भिन्नता, एक ही प्रजाति के अंदर एक ही प्रजाति के भीतर पाई जाने वाली जीनीय भिन्नता, यह जीवों के बदलते पर्यावरण के प्रति
अनुकूलित होने में मदद करती है। जैसे एक जीव है हिरण, उससे अगले हिरण में उसकी जो संतान है उसमें जो लक्षण आते हैं उसको जीनीय भिन्नता बोलते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो ट्रांसफर हो रही है, उसको बोलते हो आप आनुवांशिक विविधता। एक हिरण से दूसरे हिरण में जो डीएनए में उनके जो जीन्स में जो अंतर पाया जाता है उसको आप आनुवांशिक भिन्नता बोलते हो। मतलब एक ही प्रजाति की भिन्नता, एक ही प्रजाति के जीवों में आनुवांशिक भिन्नता है ना, वो इसमें आ जाएगी। उदाहरण के लिए हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाले पौधे से प्राप्त होने वाले सक्रिय रसायन रेसरपिन की क्षमता और सांद्रता में विविधता का मिलना, भारत में धान की 50,000 और आम की 1,000 प्लस प्रजातियों का मिलना। जैसे भारत में धान की कितनी प्रजातियां हैं? लगभग 50,000। भारत में धान लगभग 50,000 तरीके से आपके किया जाता है, धान की खेती की जाती है। अब वैसे मूल पेड़ तो धान का ही है, लेकिन अलग अलग उसकी प्रजातियां हैं, तो उसमें वो प्रजातियां तो अलग नहीं है, लेकिन उसमें जो जीन है ना, जो उसका आनुवांशिक अंतर है ना, वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे आम की बात करें तो आम की 1,000 प्लस प्रजातियां भारत में होती है। अब आम जो है या फिर 1,000 से अधिक स्थानों पर बोया जाता है आम, तो आम एक ही है, प्रजाति तो आम की है, एक ही प्रजाति है, लेकिन उसमें डीएनए स्तर पर उसके जो जीन है उनमें जो अंतर पाया जाता है उसके कारण वो भिन्नता आती है, उसको बोलते हो आनुवांशिक भिन्नता। ठीक है, तो सेम जीव जैसे हिरण दोनों हिरण ही है, लेकिन उनमें डीएनए में अंतर पाया जा रहा है, इसलिए उसको आनुवांशिक विविधता बोलते हैं। उसके बाद में है प्रजाति विविधता। ये बात करें जैव विविधता के बुनियादी स्तर, तो जैव विविधता में जो जीव पाए जाते हैं उसमें आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। जैसे अपने देखा कि जीनीय विविधता क्या होती है, एक की बहुत सारी किस्म हो सकती है। फिर प्रजाति विविधता, यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी प्रचुरता को दर्शाता है। अब प्रजाति विविधता मतलब प्रजातियों में अंतर पाया जाएगा, एक क्षेत्र में एक ही प्रजाति पाए ऐसा आवश्यक नहीं है। एक जंगल है, वहां पर हिरण भी होंगे, शेर भी होंगे, तो हिरण और शेर अपने आप में अलग प्रजाति है, हिरण अलग प्रजाति है, शेर अलग प्रजाति है। ठीक है, तो याद रखना किसी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। भारत के पश्चिमी घाट में उभयचरों जैसे मेंढक वर्ग की प्रजातियों की विविधता पूर्वी घाट की तुलना में बहुत अधिक है। मतलब जो प्रजातियों में विविधता है ना, बहुत ज्यादा अलग अलग पाई जाती है स्थानों की तुलना में। बात करें यहाँ पे स्थान की बात कर रहा है कि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी प्रचुरता को दर्शाता है। प्रजातीय विविधता में किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जीवों की विविधता और उनकी संख्या को दर्शाता है। फिर बात करें पारितंत्र की विविधता, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र देश के भीतर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। अब पारितंत्रीय विविधता, भाई एक ही पारितंत्र थोड़ी पाया जाएगा, आपके जो मरुस्थल पारितंत्र आपके पाया जाता है, जलीय पारितंत्र आपके पास पाया जाता है, वन पारितंत्र आपके पाया जाता है। तो एक देश या एक भौगोलिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे भारत के पास में अपने मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, मैंग्रोव वन है, प्रवाल भित्तियां है, तो अल्पाइन घास है, तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्कैंडिनेवियाई देश है नॉर्वे की तुलना में भारत का पारितंत्र विविधता व्यापक, भारत में अधिक प्रकार की विविधता पाई जाती है। तो एक तो पारितंत्रीय विविधता है, पारितंत्रीय विविधता है ना, तो पारितंत्र अलग अलग पाया जाएगा। जैसे भारत में स्थलीय पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र है, ठीक है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वर्षा वन पाए जाते हैं। प्रजातीय विविधता, एक प्रजाति जो है विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी प्रचुरता को दर्शाती है प्रजातीय विविधता। जैसे पूर्वी घाट में हिरणों की प्रजाति बहुत सारी पाई जाती है, लेकिन पश्चिम घाट में बहुत कम पाई जाती है। तो अंतर आ रहा है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। तो प्रजातीय विविधता, आनुवांशिक विविधता, एक ही प्रजाति के जीव में जीन के आधार पर जो अंतर आता है वो आनुवांशिक विविधता होती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। ठीक है, इसको याद रखना। तो जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं, आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारितंत्र विविधता। उसके बाद में है जैव विविधता का मापन, अल्फा बीटा गामा, इनके आधार पर जैव विविधता का मापन करते हैं। कैसे करते हैं याद रखना, पहली बात तो याद रखना कि बिटेकर ने 1972 में जैव विविधता को मापने के लिए 3 प्रमुख सूचकांक प्रतिपादित किए। तो आपके परीक्षा में क्या प्रश्न आएगा कि अल्फा बीटा गामा जैव विविधता के जो मापक पैमाने हैं इनका आविष्कार किसने किया है? बिटेकर ने अल्फा बीटा गामा नामक सूचकांक दिए जैव विविधता के मापन के लिए। किसने? बिटेकर ने अल्फा बीटा गामा सूचकांक दिए हैं जैव विविधता के मापन के लिए। अब बात करते हैं अल्फा विविधता। तो अल्फा विविधता होती है किसी विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र, एक ही समुदाय या पारितंत्र के भीतर पाए जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाता है, इसे स्थानीय विविधता भी कहते हैं। एक ही क्षेत्र या एक ही समुदाय या एक ही पारितंत्र के भीतर पाए जाने वाली प्रजाति, जैसे एक ही स्थानीय क्षेत्र, मैं कहूं कि गोडावन मात्र पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, तो किसी क्षेत्र विशेष की बात आ गई कि वहां वो प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, यह गोडावन इस मरुस्थलीय पारितंत्र में पाया जाता है, तो एक ही पारितंत्र में वह जीव पाया जाता है। एक ही समुदाय की विविधता वो होती है अल्फा विविधता। तो एक ही समुदाय, एक ही पारितंत्र या एक ही क्षेत्र की बात करूं
वो विविधता आएगी अल्फा विविधता। उसके बाद में है बीटा विविधता। यह दो अलग अलग पारितंत्र या दो अलग अलग पारितंत्र समुदायों के बीच प्रजातियों के बदलाव की दर को मापता है। यह पर्यावरण में आने वाले बदलावों के कारण प्रजातियों के विस्थापन को दर्शाता है। बीटा विविधता, बीटा विविधता मतलब आपने चीते का नाम सुना होगा, चीता, भारत में और नाइजीरिया में चीता, या फिर अफ्रीका महाद्वीप में चीता। तो अफ्रीका महाद्वीप में या फिर नाइजीरिया में जो चीते हैं और भारत में उनको लाया जा रहा है, उन चीतों को, वो आती है बीटा विविधता। भारत में क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि भारत में संख्या कम हो गई है उनकी, तो उनकी विविधता प्रभावित हो रही है पारितंत्र के कारण। तो ये बीटा विविधता आती है कि दो अलग अलग पारितंत्रों या समुदायों के बीच प्रजातियों के बदलाव की दर, दो अलग अलग पारितंत्रों में आपके जीवों का बदलाव हो रहा है, उनकी संख्या में बदलाव हो रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो प्रजातियों के विस्थापन को दर्शाता है बीटा विविधता। तो दो अलग अलग पारितंत्रों में या समुदायों में जीवों का स्थानांतरण आएगा बीटा विविधता में, और अल्फा विविधता है किसी स्थानीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव। उसके बाद में है गामा विविधता। एक संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र या विशाल भूभाग की कुल जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। यह उस क्षेत्र के सभी अल्फा बीटा विविधताओं का समग्र योग होता है। गामा विविधता, अल्फा विविधता में देखा कि भाई एक पारितंत्र में एक प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, किसी विशेष क्षेत्र में वो जीव पाए जा रहे हैं। बीटा विविधता में देखा कि यार किसी कारणवश उनका स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन गामा विविधता उसमें देखा कि भाई अल्फा विविधता और गामा विविधता का योग उसमें आ जाता है। अल्फा विविधता और बीटा, अल्फा बीटा का योग होता है गामा में। और गामा जो है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, संपूर्ण भारत की बात करें, तो वहां स्थानीय क्षेत्र में जो विविधता पाई जाती है, स्थानीय चीते भी पाए जाते हैं, अन्य जगह से लाए गए, विस्थापन से लाए गए चीते भी उसमें शामिल होते हैं, वो गामा विविधता है। एक संपूर्ण पारितंत्र की बात करता है, वहां पाए जाने वाले जीवों की कुल जैव विविधता की बात करता है गामा विविधता। और गामा विविधता है उसमें सारे आपके जो पारितंत्र के प्रकार है, जलीय पारितंत्र, रेतीला मरुस्थलीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र, ठीक है, या वनीय पारितंत्र, वो सब आते हैं गामा विविधता में। तो जैव विविधता का मापन तीन आधार पर किया जाता है। एक आधार जो किसी स्थानीय संख्या को दर्शाता है, दूसरा आधार जो विस्थापन को दर्शाता है, तीसरा आधार जो संपूर्ण पारितंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो तीन आधार होते हैं, बिटेकर ने शब्द दिए अल्फा बीटा गामा, ये पारितंत्र होता है, विविधता होती है। अब जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये संकल्पना दी है नॉर्मन मायर्स ने। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में हॉटस्पॉट की अवधारणा को प्रतिपादित किया। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। नॉर्मन मायर्स ने, ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट था ये, ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद था ये, ठीक है। इन्होंने 1988 में हॉटस्पॉट की अवधारणा को बनाया, हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किया। अब ये अवधारणा क्या है? वह क्षेत्र जहां उच्च स्तर की प्रजातीय समृद्धि और उच्च स्थानिक ऐसी प्रजातियां होती है जो अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती, परंतु वहां विनाश के तीव्र संकट मंडरा रहे हो, उसको हॉटस्पॉट कहते हैं। जैसे कोई ऐसा क्षेत्र जहां बहुत विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है जो कहीं नहीं पाई जाती, लेकिन वहां विनाश का खतरा मंडरा रहा है, तो उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। अब हॉटस्पॉट घोषित कर दिया, ये नाम हॉटस्पॉट किसने कहा? ये दिया नॉर्मन मायर्स ने। नॉर्मन मायर्स ने कहा कि ऐसा क्षेत्र जहां बहुत ज्यादा विशिष्ट प्रजातीय समृद्धि है, उच्च उनका स्थानिक ऐसी प्रजातियां जो अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती, उन प्रजातियों को जिन पर विनाश का संकट मंडरा रहा है, उनके लिए एक ऐसा क्षेत्र बना दो, उनको एक नाम दे दो, काल्पनिक नाम हॉटस्पॉट। वहां आपको अलग तीव्र प्रयास करने हैं उनके संरक्षण के लिए। तो ये अवधारणा है, ये प्रतिपादन है, सिद्धांत है, वो दिया है नॉर्मन मायर्स ने, हॉटस्पॉट सिद्धांत। अब हॉटस्पॉट घोषित करने के पहले दो कड़े मापदंड होते हैं। अब मैंने कहा भाई नॉर्मन मायर्स ने कह दिया कि ऐसा क्षेत्र जहां ऐसे जीव पाए जाते हैं जो कहीं नहीं पाए जाते और विनाश के कगार पर है। लेकिन हर किसी क्षेत्र को ऐसी तो बहुत सारी जगह होगी, आपका गोडावन है मरुस्थल में, वो भी तो विनाश के कगार पर है, संकट के कगार पर है, लेकिन वो तो हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है। भैया आपका पश्चिमी मरुस्थल, राजस्थान का थार का मरुस्थल हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है, लेकिन वहां भी तो जीवों पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन भाई हॉटस्पॉट घोषित करने से पहले दो मापदंड है। भाई हॉटस्पॉट ऐसे किसी भी क्षेत्र को घोषित नहीं कर देंगे, ऐसे तो बहुत सारे हॉटस्पॉट बन जाएंगे। पूरे दुनिया में मात्र 36 हॉटस्पॉट है। कितने? 36 हॉटस्पॉट है पूरी दुनिया में। और यदि इन्होंने जो परिभाषा दी है उसके आधार पर तो बहुत सारे आपके बन जाएंगे क्या हॉटस्पॉट। लेकिन इन्होंने दो मापदंड भी दिए। क्या मापदंड? एक क्षेत्र जिसमें कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधे हो, 1500 स्थानिक संवहनी पौधे हो, यानी वैश्विक कुल का लगभग 0.5%
से कम, सॉरी 0.5% से अधिक वैश्विक जो पौधे होते हैं उसका लगभग 0.5% या उससे ज्यादा पौधे हो तब आपको पहली शर्त पूरी होती है। दूसरी शर्त है कि क्षेत्र ने अपने मूल प्राकृतिक आवास का कम से कम 70% हिस्सा खो दिया हो, अर्थात केवल 30% या उससे कम आवास ही बचा हो। यदि ये दो कंडीशन पूरी होती है तो उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट का दर्जा देंगे। दो बातें पढ़ाई। पहली बात ये, उस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय पौधे हो, पूरी दुनिया का 0.5% से अधिक, या उस क्षेत्र में अपनी जो प्राकृतिक आवास है, मूल प्राकृतिक आवास है, उसका लगभग 70% हिस्सा खो गया हो, 30% शेष बचा हो। ये दो कंडीशन यदि पूरी करता है कोई क्षेत्र तो उसको हॉटस्पॉट का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें हैं, दोनों बातें याद रखनी है। अब वैश्विक संख्या की बात करें तो वर्तमान में कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जो हॉटस्पॉट है उनकी संख्या कर दी गई 36 निर्धारित। वर्तमान में 36 हॉटस्पॉट है। ये संपूर्ण पृथ्वी के मात्र 2.4% से कम भूभाग पर फैले हैं, परंतु यहाँ विश्व की लगभग 50% स्थानिक प्रजातियां निवास करती है। जो हॉटस्पॉट होते हैं 36 है। पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल की बात करूं तो मात्र 2.4% से कम क्षेत्रफल घेरते हैं और यहाँ पर पूरी दुनिया की लगभग 50% स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है। मतलब 2.4% से कम क्षेत्र पर दुनिया की 50%, लगभग 50% स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है, ये कहना चाह रहा है। तो हॉटस्पॉट याद रखना। अब भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की बात करते हैं। भारत में कौन कौन से हॉटस्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं? ठीक है, विश्व के 36 हॉटस्पॉट में भारत में 4 हॉटस्पॉट है जो पूर्ण या आंशिक रूप से भारत की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। आंशिक मतलब कोई हॉटस्पॉट ऐसा है जो भारत में भी है, श्रीलंका में भी है, म्यांमार में भी है। तो पूर्ण या आंतरिक रूप से जहां भारत का नाम आता है वो 4 हॉटस्पॉट है, 4 हॉटस्पॉट। ठीक है, एक है आपका हिमालयन क्षेत्र, ये हॉटस्पॉट है। दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र। तीसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट। चौथा हॉटस्पॉट है सुंडालैंड। 4 हॉटस्पॉट याद रखना, हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और श्रीलंका और सुंडालैंड। सुंडालैंड, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्र और हिमालयन क्षेत्र। अब मैं बता दूं आपको, ये भारत है, ये द्वीप अंडमान निकोबार। अब समझना, ये हिमालयन क्षेत्र है, ये एक पारिस्थितिक तंत्र है। दूसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका, ये आपका जो पश्चिमी घाट है और ये आपका श्रीलंका है, ये बी है। एक है इंडो बर्मा क्षेत्र, मतलब ये आपका हिस्सा है, ये 3 है। और सुंडालैंड क्षेत्र 4 है। ये 4 हॉटस्पॉट है भारत में। अब इनके बारे में क्या देखते हैं। हिमालयन क्षेत्र, संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान इसमें शामिल आते हैं, जहां पर बर्फीला तेंदुआ, कस्तूरी मृग आदि और अद्वितीय औषधीय पादपों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में इंडो बर्मा क्षेत्र, तो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, असम, ब्रह्मपुत्र घाटी छोड़कर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इसमें आते हैं। म्यांमार, थाईलैंड इसमें आता है, वियतनाम इसमें आता है। ठीक है, और यह पक्षी और मीठे पानी के कछुओं की विविधता का बड़ा केंद्र है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका की बात करें तो पश्चिमी घाट के समानांतर पर्वत श्रृंखला जो है आपके ये वाला हिस्सा, ठीक है, पश्चिमी घाट का, यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। शेर जैसी पूंछ वाला बंदर पाया जाता है। नीलगिरी ताहर यहाँ पाया जाता है। लायन टेल्ड मकाक यहाँ पाई जाती है प्रजाति। नीलगिरी ताहर है, लायन टेक है, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर है। सुंडालैंड क्षेत्र है जिसमें निकोबार द्वीप समूह आता है। भारत का केवल निकोबार द्वीप समूह आता है, इसके अंतर्गत इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये 4 जैव विविधता क्षेत्र है, 4 हॉट स्पॉट है। सुंडालैंड, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र और पश्चिमी घाट में श्रीलंका। अब स्वस्थानीय संरक्षण, अब मैंने बता दिया जो जैव विविधता है अब वो नष्ट हो रही है, नष्ट होने के कगार पर है। तो एक काम तो अपने किया कि भाई यदि जैव विविधता नष्ट होने के कगार पर है, ठीक है, यदि जैव विविधता को खतरा है, जैव विविधता इस पर संकट है, यदि जैव विविधता का संकट आपके सामने है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो आपने उसको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया, हॉटस्पॉट घोषित कर दिया, लेकिन हॉटस्पॉट हर किसी क्षेत्र को घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि हॉटस्पॉट की जो 2 सीमाएं हैं, 2 शर्तें हैं, वो हर एक क्षेत्र पूरी नहीं कर सकता। अब क्या जैव विविधता का संकट बना रहेगा, उसको अपन पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। तो दूसरा कारण है आप उनको 2 प्रकार से स्थान संरक्षण के रूप में प्रदान कर सकते हैं, 2 प्रकार से संरक्षण दे सकते हैं। कैसे? एक है इन सीटू, दूसरा है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब है
स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, और एक्स सिटो का मतलब है बाह्य स्थानीय संरक्षण। ये दो प्रकार से संरक्षण आप दे सकते हो। ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि स्वस्थानीय संरक्षण क्या है और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है। पहले हम बात करेंगे स्वस्थानीय संरक्षण के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, स्वस्थानीय का मतलब है जीव जहां पारंपरिक रूप से रहते आ रहे हैं, प्राचीन काल से रहते आ रहे हैं। जैसे रणथंभौर अभ्यारण्य है, वहां जीव पहले से रहते आ रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं आ रही रहने में, वहीं उन जीवों को संरक्षण प्रदान कर दो। ऐसा कर दो कि उस जंगल में कोई प्रवेश ना करे, उनका शिकार ना करे, जंगल से पेड़ पौधे को ना काटे, उनके लिए और कोई सुविधा दे दे। वो मतलब जीव जहां था वही है और वहीं उनको प्रोटेक्शन दे दिया, वो तो आता है स्वस्थानीय संरक्षण, मतलब उनके ही स्थान पर उनको संरक्षण दे दिया। फिर दूसरा आता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। आपको लग रहा है कि ये स्थान संरक्षण के लिए काफी नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको जू में ले आते हो, चिड़ियाघर में ले आते हो। कोई हाथी है, आपको लग रहा है कि यार इसका संकट है, ये मर जाएगा, जंगल में रहेगा, तो उसको आप चिड़ियाघर में रख देते हो। गोडावन है, उसका संरक्षण आपको करना है, आप चिड़ियाघर बना देते हो उसके लिए। मिरग वन बना दिए, राजस्थान के 7 मिरग वन है, हिरणों के लिए अलग से वन बना दिए छोटे छोटे। तो आपने कृत्रिम रूप से अलग स्थान बनाया उनके संरक्षण के लिए, एक्वावेरियम बना दिया आपने, कृत्रिम पार्क बना दिया आपने। तो वो जो कृत्रिम आपने बनाया है अपने अनुसार, वो आता है बाह्य संरक्षण में, बाह्य स्थानीय संरक्षण में। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, आप कभी इसमें गलत प्रश्न नहीं करोगे। स्वस्थान और बाह्य स्थान, एग्जाम्पल तो आप अपने आप कर दो जब आपके समझ में आ गया कि स्वस्थान का मतलब है जीव जहां प्राचीन काल से रहते आ रहे हैं उनको वहीं पर प्रोटेक्शन देना, और बाह्य स्थान का मतलब है कोई जीव जो प्राचीन काल से वहां रह रहा है लेकिन वहां पर उसका संरक्षण काफी नहीं है, उसको अन्य स्थान पर ले जाकर आप अपने हिसाब से कोई जगह बनाओ, कृत्रिम पार्क बनाओ, एक्वेरियम बनाओ, वहां जाके आप उसको प्रोटेक्शन दो, मतलब वो दूसरे स्थान पर बाहर ले जाकर उसको प्रोटेक्शन दिया, वो आ गया बाह्य स्थानीय संरक्षण में। अब स्वस्थानीय के एग्जाम्पल की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान स्वस्थानीय संरक्षण है, जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भैया आप प्राचीन काल से केवलादेव तो वही था, ऐसा तो नहीं है कि आप मुख्यमंत्री जी गए और केवलादेव अभ्यारण्य बनाकर आ गए, ऐसा नहीं है। पहले से ही वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे, जीव जंतुओं की प्रजातियां वहां रहती थी, पक्षियों की प्रजाति वहां रहती थी। तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य ये आपके स्वस्थानीय संरक्षण है। बायोस्फीयर रिजर्व है, पवित्र उपवन है, ये आपके क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण है। अभ्यारण्य आ जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा, पवित्र उपवन भी याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण है या बाह्य स्थानीय संरक्षण हेतु है, उदाहरण है? इस तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, ठीक है। तो अभ्यारण्य याद रखना है, राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना है, और पवित्र उपवन आपको याद रखना है ना। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं मैं, अच्छा पहले तो याद रखना कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें एक पॉइंट है, उसको याद रखना है आपको। राष्ट्रीय उद्यान वह जो सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है, मानवीय गतिविधियां, कृषि, पशु चराई, वानिकी आदि पूर्ण प्रतिबंधित होती है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना, हेली नेशनल पार्क। इसका वर्तमान में नाम है जिम कॉर्बेट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में बना, हेवी नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेली, माफ करना, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, वर्तमान में इसका नाम है जिम कॉर्बेट, और यह है उत्तराखंड में। तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला है। अब बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। पहला है कोर, उसके बाद में जो क्षेत्र आता है वो है बफर, और उसके बाद में आता है संक्रमण का क्षेत्र। ये आता है बायोस्फीयर रिजर्व में। कोर जो क्षेत्र है वहां किसी प्रकार की कोई मानवीय गतिविधि नहीं हो सकती, वो है कोर क्षेत्र। बफर क्षेत्र वो है जहां पर सीमित अनुसंधान, रिसर्च, आप जो आपके एजुकेशनल रिसर्च है, शैक्षिक आप परीक्षण कर सकते हो, वो आता है बफर जोन। लेकिन जो आपका संक्रमण क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, यहां आपके अन्य गतिविधियां भी कर सकते हैं, मानवीय बस्तियां भी वहां पे होती है, कृषि भी वहां पे हो सकती है, तो वो आता है संक्रमण क्षेत्र। और संक्रमण क्षेत्र के बाहर आपके आबादी बसी होती है, ठीक है, आबादी बसी होती है। तो 3 बातें पढ़ी। बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें 3 अवधारणाएं होती है। कोर, ऐसा क्षेत्र जो उसमें सब कुछ प्रतिबंधित है, मानवीय गतिविधि हो ही नहीं सकती। बफर क्षेत्र में आप पढ़ाई लिखाई के लिए आपको अनुसंधान कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। ट्रांसजेंडर जो आपका संक्रमण क्षेत्र है उसमें आप मानवीय गतिविधि हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है,
भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और उसमें पहला है नीलगिरी, 1986 में घोषित किया गया। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। ये प्रश्न आएगा परीक्षा में। 1986 में इसको घोषित किया गया। वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 4 हॉटस्पॉट है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में, याद रखना। पवित्र उपवन भी आपके स्वस्थानीय संरक्षण में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है बाह्य स्थानीय संरक्षण। क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण में मतलब मैंने बता दिया आपको कि अन्य स्थान पर कृत्रिम रूप से जाकर वहां बनाते हैं, निर्माण करते हैं, वहां पे आपके जीव जंतुओं को प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे प्राणी उद्यान मतलब जंतु उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन, जीन बैंक, बीज बैंक। प्राणी उद्यान मतलब चिड़ियाघर आपके, तो प्राणी उद्यान होते हैं, बॉटनिकल गार्डन होते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन जो क्षेत्र होते हैं, जीन बैंक होते हैं, बीज बैंक होते हैं। तो ये सब किस में आएंगे? ये सब आते हैं आपके बाह्य स्थानों में। ठीक है, चिड़ियाघर आपका हो गया, सफारी पार्क आपके हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया। यहाँ संकटग्रस्त जंतुओं को लाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो चिड़ियाघर किस में आएगा? बाह्य स्थान में। ठीक है, तो बाह्य स्थान में क्या क्या आता है आपके? बाह्य स्थान में क्या क्या आएगा? पहला आएगा चिड़ियाघर, बाह्य स्थान में आता है चिड़ियाघर। उसके बाद में आता है सफारी पार्क, भाई आपने कृत्रिम सफारी पार्क बना दिया। फिर आता है वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यान किस में आता है? स्वस्थानीय में। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में है क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद में है जीन बैंक, जीन बैंक, और उसके बाद में है बीज बैंक। ये क्या है आपके? पांचों। ये है बाह्य स्थानीय संरक्षण, और भी हो सकते हैं, ये 5 नाम याद रखने हैं। ठीक है, प्राणी उद्यान ये हो गया आपके। क्रायो प्रिजर्वेशन में आता है एक उच्च स्तरीय आधुनिक तकनीक है जिसके द्वारा अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों के युग्मकों का शुक्राणु व अंडाणुओं को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लंबी अवधि के लिए पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है। इन जीवों के बाद में इन विट्रो निषेचन कराया जाता है। मतलब IVF तकनीक जो होती है, इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसके द्वारा जीवों को प्रोटेक्शन देना, उनके बीज को, उनके अंडों को प्रोटेक्शन देना, शुक्राणुओं को प्रोटेक्ट करना, वो आता है क्रायो प्रिजर्वेशन में। किस में आता है? क्रायो प्रिजर्वेशन में आता है ना। तो क्रायो प्रिजर्वेशन याद रखना भाई, क्रायो प्रिजर्वेशन है ना। नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में उनके अंडाणुओं को, शुक्राणुओं को रखा जाता है सुरक्षित। अब है जीन बैंक और बीज बैंक। ये क्या होते हैं? जीन बैंक और बीज बैंक व्यावसायिक और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के जो बीज फसलें होती है उनको आपके प्रोटेक्शन देना, उनको एक जगह रखना, ये जीन बैंक और बीज बैंक में आते हैं। तो ये हो गया बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब कुछ देखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में आने लायक इंफॉर्मेशन है। 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है। भैया आपने पढ़ा होगा रामसर स्थल या आर्द्र भूमि। तो रामसर कन्वेंशन होता है 1971 में। उसके बाद में आर्द्र भूमि की संकल्पना को रूप दिया गया और वर्तमान में आपको अभी पढ़ेंगे वर्तमान में कितनी आर्द्र भूमियां हैं। ठीक है, राजस्थान में 5 आर्द्र भूमियां हो चुकी है आपके। तो 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है, ईरान के शहर है रामसर इसमें। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन होती है। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस। तो रामसर कन्वेंशन होती है 1971 को ईरान में। 1992 में बात करें, 1992 में, क्योंकि अपन जैव विविधता पढ़ रहे हैं और ये जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन है ना। 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन होता है, रियो पृथ्वी सम्मेलन। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ ऐतिहासिक सम्मेलन था। यहाँ जैव विविधता अभिसमय CVD का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और लाभों का न्याय संगत वितरण था। जैव विविधता अभिसमय क्या दिया गया इसमें? इसमें जैव विविधता अभिसमय की स्थापना की गई। जैव विविधता अभिसमय CVD याद रखना। तो ये प्रश्न आएगा आपके, रियो डी जेनेरो सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन इसको कहते हैं। जैव विविधता अभिसमय का जन्म हुआ। उसके बाद में है जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002। कौन सा सम्मेलन है? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन होता है। जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके 10 वर्ष बाद में, पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में, इसके 10 वर्ष बाद में जोहान्सबर्ग सम्मेलन होता है आपके। ठीक है,
और इसमें भागीदार 190 देशों ने प्रतिज्ञा की कि 2010 तक वैश्विक और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता ह्रास की दर को कम करेंगे। 190 प्लस देशों ने ऐसा कहा कि हम जैव विविधता का जो नुकसान हो रहा है उसकी दर को कम करेंगे 2010 तक। ये किसमें कहा? जोहान्सबर्ग सम्मेलन होता है 2002 में। उसके बाद में आगे चलिए, आगे आता है नगोया प्रोटोकॉल। 2010 में होता है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नगोया प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। रियो पृथ्वी सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन 1971 इंपॉर्टेंट है। जापान के नगोया शहर में सीबीडी की बैठक। सीबीडी मतलब मैंने कहा सीबीडी का जन्म होता है रियो डी जेनेरो सम्मेलन में। 1992 में सीबीडी का जन्म हुआ। 2010 में नगोया प्रोटोकॉल हुई और सीबीडी की बैठक में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एवीएस और आईवी जैव विविधता लक्ष्यों को स्वीकार किया गया और आनुवांशिक संसाधनों का न्याय संगत लाभ साझा हो सके, इसके लिए नगोया प्रोटोकॉल 2010 में। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में, जोहान्सबर्ग 2002 में, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, 1971 में रामसर कन्वेंशन। ये 4 सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत सारे सम्मेलन है पर आपके हिसाब से आपके लेवल पर मैं 10 ये 4 पढ़ा है आपको। अब आ जाइए भारत का कानूनी और संस्थागत ढांचा। सारी बातें हो गई, आप जैव विविधता पढ़ लिया, पारिस्थितिक तंत्र पढ़ लिया, लेकिन इनका संरक्षण कैसे होगा? भारत में क्या आपने उपाय किए हैं कि इनको आप प्रोटेक्ट करोगे? ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि भारत में किस तरह उन्होंने प्रयास किए इसके प्रोटेक्शन के लिए। भारत में क्या प्रयास किए गए? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया। शिकार और अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके तहत विभिन्न अनुसूचियों को में जीवों को सुरक्षा प्रदान की गई और इसके बाद में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू होता है। अब जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र में भारत के संदर्भ में या भारत की इकोलॉजी के संदर्भ में आपसे प्रश्न आ सकते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। ये जीवों के शिकार और अवैध व्यापार पर रोक लगाता है पूर्णतः। कौन सा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद में 1973 में आता है प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी याद रखना है। अब वन संरक्षण अधिनियम 1980। पहला तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको शिकार करना, उन पर जो व्यापार होता है उसको रोकना, 1972 में अधिनियम आया। फिर वन संरक्षण अधिनियम। अब भाई वन्यजीव को प्रोटेक्शन दे दिया आपने, लेकिन वन्यजीव रहेंगे कहाँ पे? लोग पेड़ पौधे काट देंगे तो जीव कहाँ रहेंगे? जीव तो बाहर जाएंगे, शहरों की ओर पलायन करेंगे, गांवों में घुसेंगे, लोगों को मारेंगे, लोग उनको मारेंगे। तो जीव वन भी तो होना जरूरी है। तो वन को प्रोटेक्शन के लिए 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आता है। वनों के गैर वानिकी उपयोग, उद्योग जो लगाते हैं वनों में, उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई और वन संरक्षण अधिनियम लाया गया। उसके बाद में आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब वन तो बन गए, वन बच गए हैं, वन और आपने वन्य जीवों को बचा दिया, दोनों को आपने प्रोटेक्शन दे दिया। भाई वन्य जीव बच गया और वन्य जीव को रहने के लिए आपके अभ्यारण्य आवश्यक है, वन्य जीव वन आवश्यक है, अभ्यारण्य आवश्यक है। अब अभ्यारण्य को भी आपने बचा दिया, लेकिन आपका क्लाइमेट इतनी गंदी है कि पेड़ ऑटोमेटिक या फिर जीव जंतु इनको ऑटोमेटिक नुकसान पहुंच रहा है। आपका पर्यावरण जो है इतना गंदा, इतना दूषित हो चुका है कि पेड़ों का धीरे धीरे विनाश हो रहा है, ऑटोमेटिकली सूख रहे पेड़ पौधे। तो भाई आप पर्यावरण को भी प्रोटेक्शन दीजिए। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण किया गया, पर्यावरण संरक्षण। अब पर्यावरण को प्रोटेक्शन देने के लिए 1986 में अधिनियम आता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आता है। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत ये पारित होता है और भोपाल गैस त्रासदी होती है 1984। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया और भारतीय पर्यावरण कानून का अम्ब्रेला एक्ट इसको कहा जाता है। भारत के पर्यावरणीय कानून जो है उसका अम्ब्रेला अधिनियम इसको कहा जाता है, अम्ब्रेला अधिनियम। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, क्योंकि पर्यावरण सबसे बड़ा है, पर्यावरण के नीचे ही आपके वन है, इसके नीचे ही आपके वन्यजीव है, इसके नीचे ही आपका मानव समुदाय है।
या फिर अन्य पारितंत्र है। तो पर्यावरण यदि सही रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण जो अधिनियम आता है 1986 में, इसको भारतीय पारितंत्र का अम्ब्रेला एक्ट कहा गया। ठीक है, तो भारतीय पर्यावरण का अम्ब्रेला कानून था पर्यावरण अधिनियम 1986। उसके बाद में आता जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002 1992 के रियो कन्वेंशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया गया, क्योंकि जैव विविधता के लिए सम्मेलन होता है 1992 में, रियो डी जेनेरो सम्मेलन ब्राजील में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियां भी बना दी गई। कब की बात है भैया? ये बात है 2002 की। 2002 में जैव विविधता अधिनियम आता है, 2002 में जैव विविधता अधिनियम आता है और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का कार्यालय चेन्नई में बना दिया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का कार्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई में राष्ट्रीय नेशनल बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण, तो NADA, इसका कार्यालय चेन्नई में बना दिया गया, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। तो 4 अधिनियम आए भारत के। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके वन्य जीवों को प्रोटेक्शन दे दिया, जीव प्रोटेक्शन दे दिया। अब जीवों को कहाँ रहना है? वन में रहना है, तो वनों को प्रोटेक्शन दिया 1980 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब वन के लिए भी आवश्यक है पर्यावरण, तो पर्यावरण के लिए 1986 में अधिनियम आता है। ठीक है, और जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया गया भारत में और प्राधिकरण बना दिया गया चेन्नई में। आगे जाइए, उसके बाद में है IUCN। अब अपन पढ़ रहे हैं कि जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र, और इनके बारे में एक मुख्यालय आता है, एक आपके संस्था आती है IUCN। ठीक है, तो इकोलॉजी के या फिर इन्वायरमेंटल के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में शामिल है ये IUCN। पहली बात तो ये कि इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में। IUCN का पूरा नाम याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। स्थापना होती है 1948 में। हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, इस बात को याद रखना भाई। ठीक है, यह वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की ट्रैकिंग के लिए 1964 से रेड डाटा बुक जारी करता है। ये प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान है जो रेड डाटा बुक जारी करता है? बिल्कुल याद रखना भाई, ये बिल्कुल छपने वाली बात है, रेड डाटा बुक जारी करता है ना। बहुत बार आता है इसका प्रश्न। रेड डाटा बुक जारी की जाती है संकटग्रस्त प्रजातियों की, कौन करता है? IUCN। और IUCN की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद में बात करें आगे, यह जीवों को उनके विलुप्ति के खतरे के आधार पर 9 विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। कौन? IUCN। जिनमें से 3 श्रेणियां सर्वाधिक संकटग्रस्त मानी जाती है। सामूहिक रूप से इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल संकटकालीन, है ना, अत्यंत संकटकालीन इनको कहा जाता है, या फिर थ्रेटेंड इनको कहा जाता है, या फिर संकटग्रस्त प्रजाति इनको कहा जाता है। ठीक है, वापस देखिए, IUCN 1948 में स्थापना होती है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है, 1964 से रेड डाटा बुक जारी की जाती है, बिल्कुल याद रखना है इसको। अब अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियां, कौन सी श्रेणियां? जो कि IUCN ने 9 विशिष्ट श्रेणियों का वर्गीकरण किया है जीवों की विलुप्ति के आधार पर। उनमें से मेन जो कैटेगरी है उसको याद रखना, आपके लेवल से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस याद रखना। विलुप्त का मतलब क्या होता है? प्रजाति का अंतिम जीव भी मर चुका है, मतलब जो विलुप्त हो चुकी है। जैसे डोडो पक्षी हुआ करता था, अब नहीं है, विलुप्त हो चुका है। ठीक है, 9 कैटेगरीज है, उनमें एक कैटेगरी विलुप्त है, मतलब खत्म हो चुकी है। दूसरी है वन से विलुप्त, इसका मतलब है प्राकृतिक आवास में पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन उसको चिड़ियाघर वगैरह में उसको अभी तक जीवित रखा गया है, वो है आपके वन से विलुप्त प्रजाति। उसके बाद में है घोर संकटग्रस्त, है ना। घोर संकटग्रस्त या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति कौन सी होती है? प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने का अत्यंत जोखिम है, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, नामदफा में उड़ने वाली गिलहरी। पिछले 10 वर्षों में आबादी में 90% से अधिक की गिरावट इनमें देखी गई है। तो क्या बातें थी भाई आपके? एक तो है घोर संकटग्रस्त, मतलब वो प्रजाति जो वनों में से लगभग 90% खत्म हो चुकी है, और पिछले 10 वर्षों में उनमें 90% की कमी आई है, और बहुत कम या फिर अत्यंत उनका जो अस्तित्व का खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ना। जैसे आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, गोडावन। उसके बाद में एक प्रजाति होती है संकटग्रस्त, एक तो घोर संकटग्रस्त है और एक संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त प्रजाति जिनकी आबादी में 70% तक की गिरावट आ चुकी है, जैसे बाघ है आपके, टाइगर, गंगा डॉल्फिन है, लॉयन टेल्ड मकाक है। तो ये जो जीव है इनकी प्रजाति में 70% से कमी आ चुकी है, अधिक कमी आ चुकी है, तो ये संकटग्रस्त है।
घोर संकटग्रस्त है, वन से विलुप्त है और विलुप्त है ना, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन IUCN वाला आपको याद रखना है भाई। पहले कल अपने थोड़ी देर पहले हॉटस्पॉट की बात की है, हॉटस्पॉट, और अब है आपके रामसर स्थल। क्या है? रामसर स्थल। रामसर स्थल है भारत में आर्द्र भूमियां, इनके बारे में पढ़ा था कि 1971 में कहां पर? ईरान के रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन होता है, जहां से घोषणा की गई कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि या विश्व रामसर स्थल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। आर्द्र भूमि क्या होती है? सबसे पहले बात है कि आर्द्र भूमि होती क्या है? ऐसे संक्रमणकालीन क्षेत्र जो जल और थल के बीच स्थित होते हैं तथा साल भर या वर्ष के कुछ महीनों में पूरी तरह जलमग्न रहते हैं। मतलब वो क्षेत्र जो दलदली वाले, जैसे कच्छकारण है आपके दलदल में आता है, केवलादेव है, सुंदरबन है, तो वो क्षेत्र जो दलदल वाले होते हैं या फिर जल व थल के मध्य में स्थित होते हैं। झीलें इसमें आती है, धान के खेत इसमें आते हैं, लेगून झीलें इसमें आती है। इन्हें प्रकृति के गुरुदेवी कहा जाता है। जो रामसर पैलेस होते हैं, ये पर आर्द्र भूमि जो स्थल होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकृति के गुर्दे, है ना, याद रखना, किडनीज ऑफ नेचर कहा जाता है, क्योंकि ये जल का शुद्धिकरण करते हैं। ऐसे जीव जो जल में भी निवास करते हैं और स्थल पे भी निवास करते हैं, उनके लिए एक तरह का आवास स्थल ही होती है आर्द्र भूमियां। ठीक है, तो आर्द्र भूमि याद रखना। उसके बाद में एक सूची आती है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जैसे अपन ने हॉटस्पॉट देखा, उसके बाद में IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक देखी, और रेड डाटा बुक के बाद में एक है आपके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये भी आपको याद रखना है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये क्या होता है? रामसर कन्वेंशन के तहत उन अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में नकारात्मक परिवर्तन आया है या आने वाला है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब ये है कि वो स्थान जो रामसर सूची में शामिल कर लिए गए हैं या आर्द्र भूमि का दर्जा उनको मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो संकट के कगार पर है या उन पर मानवीय हस्तक्षेप होने का खतरा है या हो सकता है प्रदूषण के कारण उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, वो आएगी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। ठीक है, रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियां होती है, लेकिन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वो रामसर स्थल आते हैं, वो रामसर भूमियां इसमें शामिल होती है जिन पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब भारत के बारे में बात करें तो भारत के 2 रामसर स्थल है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड या मॉन्ट्रेक्स सूची में शामिल है। याद रखना, भारत में रामसर स्थल कितने हैं? 99, ये भारत में रामसर स्थल है। 99 भारत में रामसर स्थल है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 5 रामसर स्थल है। ठीक है, लेकिन ये जो इन्होंने बताया कि 2 रामसर स्थल है जो मॉन्ट्रेक्स सूची में शामिल है, इसका मतलब वो जो स्थान है वो आर्द्र भूमि का दर्जा तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वहां अभी भी खतरा बना हुआ है कि वो संकटग्रस्त में आ सकती है मानवीय हस्तक्षेप के कारण या फिर प्रदूषण के कारण। 2 बातें हैं, या तो प्रदूषण है या मानवीय हस्तक्षेप है, या मानवीय हस्तक्षेप है, इनके कारण आर्द्र भूमि को खतरा हो सकता है। उसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की जो शर्त है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद में बात करें कि भारत में कौन कौन से आर्द्र भूमियां हैं जो मॉन्ट्रेक्स सूची में शामिल है। पहली है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान से है। दूसरी है लोकटक झील, ये मणिपुर से है। दोनों रामसर भूमि है, दोनों आर्द्र भूमि स्थल है, इनको आपको याद रखना है, ये मॉन्ट्रेक्स सूची में शामिल है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील जो है ये तैरते हुए द्वीप या फूमड़ी इसके लिए प्रसिद्ध है। बड़ी झील है, चौड़ा आकार है, बीच में एक स्थल उभार दिखाई देता है, उनको आप एक तरह का द्वीप बोलते हैं, कृत्रिम द्वीप जैसा बन जाता है वो, है ना। तो तैरते हुए द्वीप प्रसिद्ध है लोकटक झील में। यहाँ का संकटग्रस्त संगाई हिरण तैरने वाला हिरण है जो कि यहाँ का प्रसिद्ध है। तो निम्नलिखित में से कौन सी झील में तैरने वाले हिरण दिखाई देते हैं, वो कौन सी झील है आपके? कौन सी झील है भाई? लोकटक झील है, मणिपुर है ना। तो याद रखना, संगाई हिरण मणिपुर के हैं। चिल्का झील को पहले शामिल किया गया था किसमें? रामसर सूची, इसमें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, लेकिन सफल प्रयासों के बाद में वहां पे सुधार हुआ और उसको मॉन्ट्रेक्स लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। मैं बात कर रहा था मॉन्ट्रेक्स सूची की। ये सूची जो है इसमें उन आर्द्र भूमियों को रखा जाता है जो संकट के कगार पर पहुंच चुकी है या फिर उनमें जो प्रयास किए जाने हैं उनके संरक्षण के, वो प्रयास पर्याप्त नहीं है। तो वहां पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और आपके लोकटक झील अभी शामिल है। एक और थी पहले चिल्का झील, लेकिन वहां विशेष प्रयास कर दिए गए और उसको मॉन्ट्रेक्स सूची से बाहर निकाल दिया गया। तो ये बातें याद रखना, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्रश्न आएगा यहां से। अब बात करते हैं 2026 के वर्तमान के नए डाटा जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। जैसे बात करें कुल संख्या की, वर्तमान में भारत में
कुल 99 रामसर स्थल है या आर्द्र भूमियां हैं। वर्तमान में भारत में कितनी आर्द्र भूमियां हैं? 99 आर्द्र भूमि वर्तमान में भारत में है, और इस बात को आपको याद रखना है भी, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि नवीनतम कौन सी है, 99 में आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, तो अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित शेखा पक्षी अभ्यारण्य को, किसको? शेखा पक्षी अभ्यारण्य को, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर से या ज्योग्राफी से या इकोलॉजी से, यहां से प्रश्न बनता है। तो शेखा पक्षी अभ्यारण्य, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में ये स्थित है। भारत का 99वां रामसर स्थल इसको घोषित किया गया है, बिल्कुल याद रखना भाई इसको, 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है शेखा पक्षी अभ्यारण्य को। उसके बाद में कुछ अन्य अभ्यारण्य की बात करते हैं, कुछ अन्य रामसर स्थलों की बात करते हैं। सबसे बड़ा रामसर स्थल या आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन आर्द्र भूमि स्थल पश्चिम बंगाल में है, और क्षेत्रफल में भारत में जो 99 रामसर स्थल है, 99 आर्द्र भूमियां हैं, उसमें सबसे बड़ी है आपके सुंदरवन। उसके बाद में सबसे छोटा रामसर स्थल, सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका आर्द्र भूमि, ये हिमाचल प्रदेश में है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। उसके बाद में पहला रामसर स्थल कौन सा है भारत का? तो भारत का पहला रामसर स्थल है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील। इन दोनों को, किस किस को? केवलादेव को और चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है, केवलादेव राजस्थान में है। इन दोनों को संयुक्त रूप से 1981 में रामसर का दर्जा दिया गया, रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, बिल्कुल याद रखना है इस बात को। चिल्का झील और केवलादेव को 1981 में संयुक्त रूप से रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। इसलिए जब भी पूछा जाएगा कि भारत का पहला आर्द्र भूमि स्थल या रामसर स्थल कौन सा है, तो आपको रामसर स्थल पर करना है, केवलादेव टिक करना है। और यदि ऑप्शन में झील, चिल्का झील भी है, तो ए व बी दोनों उत्तर हो जाएंगे आपकी, है ना। तो केवलादेव और चिल्का झील दोनों याद रखने हैं, दोनों को पहली बार मान्यता दी गई है 1981 में। सबसे बड़ा याद रखना सुंदरवन है, सबसे छोटा रेणुका है, ये हिमाचल प्रदेश में आता है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल है। अब इसमें बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। अभी मैंने बताया कि भारत के 99 स्थल रामसर सूची में शामिल है। भारत के 99 स्थल रामसर सूची में शामिल है, लेकिन वही दूसरी बात आती है राजस्थान की, क्योंकि प्रश्न तो यहां से भी बनेगा। राजस्थान के 5 स्थान हैं जो रामसर सूची में शामिल कर लिए गए हैं। अब 5 स्थान कौन कौन से हैं आपको याद रखना भी। राजस्थान से 5 स्थान हैं जिनको रामसर सूची में शामिल किया गया है। वो 5 स्थान कौन कौन से हैं आपको याद रखना, प्रश्न आएगा। पहला केवलादेव हो गया आपका, पहला रामसर स्थान है केवलादेव, भरतपुर में 1981 में इसको शामिल किया गया। उसके बाद में दूसरा था सांबर झील, सांबर झील जयपुर में है, इनको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, केवलादेव, सांबर झील। उसके बाद में खिंचन, खिंचन कहाँ है आपके? खिंचन है फलोदी में, पहले जोधपुर में हुआ करता था, नया जिला बन गया, तो खिंचन फलोदी आपके आर्द्रभूमि स्थल है। चौथा है मेनार गांव, मेनार आर्द्रभूमि उदयपुर में है, मेनार गांव या मेनार आर्द्रभूमि स्थल उदयपुर में है। और 5वां हाल ही में घोषित किया गया है सिलीसेट झील, सिलीसेट झील आपके अलवर में है और राजस्थान का नवीनतम आर्द्रभूमि स्थल है। सिलीसेट झील राजस्थान का नवीनतम आर्द्रभूमि स्थल है। तो राजस्थान में 5 आर्द्रभूमियां हैं, कौन कौन सी है? 5 याद रखना, आपको नाम याद रखने हैं पांचों के। एक है आपके केवलादेव जो कि प्रथम रामसर स्थल है, केवलादेव। दूसरा है सांबर झील, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, सांबर झील, खिंचन फलोदी, मेनार गांव उदयपुर, मेनार उदयपुर, खिंचन फलोदी, और लेटेस्ट है आपके सिलीसेट झील भाई, ठीक है, सिलीसेट झील अलवर। ये 5 नाम याद रखने हैं आपको राजस्थान की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में। यहां से प्रश्न बनता है और आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया भी है यहां से भी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कुछ शब्दावली है जो आपके जैव विविधता से संबंधित है, यहां से प्रश्न बनता है शब्दावलियों का। पहली शब्दावली है की स्टोन प्रजाति। कौन सी प्रजाति है? की स्टोन प्रजाति होती है। प्रश्न आता है और आ चुका है पहले भी। ऐसी प्रजाति जो पारितंत्र में संख्या में कम होती है, लेकिन संपूर्ण संरचना और समुदाय को निर्धारित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखना, संख्या में तो बहुत कम है, जैसे शेर। किसी अभ्यारण्य के पारितंत्र को या फिर वहां की संरचना को बनाने में शेर का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। यदि शेर किसी अभ्यारण्य में नहीं है तो वहां किसी स्पेशल, किसी विशिष्ट जीव की संख्या बढ़ सकती है।
शेर होगा तो शिकार होगा, शिकार होगा तो उस जीव की संख्या नियंत्रित रहेगी। तो किसी जगह का पारितंत्र या उसकी उस जगह की स्थिति या फिर उसकी वहां की जो इकोसिस्टम है उसको निर्धारित करने में कि स्टोन प्रजातियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो वे प्रजातियां जो संख्या में तो बहुत कम है लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान होता है पारिस्थितिक तंत्र में, वो होती है कीस्टोन प्रजाति, जैसे शेर, हाथी और प्रबाल। उसके बाद में है इकोटोन। इकोटोन प्रजाति क्या होती है, आरपीएससी ने उसको पूछा भी था। इकोटोन प्रजाति दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र, जैसे मैंग्रोव वन जो स्थलीय और समुद्री पारितंत्र के बीच में इकोटोन है। मैंग्रोव वन, इकोटोन का मतलब होता है कि स्थल और जल के मध्य में जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है उसको आप इकोटोन बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ जो प्रजातियों की संख्या और घनत्व होता है वो दोनों समुदायों से अधिक होता है, जिसे कोर प्रभाव कहते हैं, है ना। जैसे ऐसा भूभाग, ऐसा पारितंत्र जहां आपके स्थलीय और जलीय पारितंत्र के जीव पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसी जगह जहां दोनों ही पारितंत्र का घनत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है उन प्रजातियों को इकोटोन प्रजातियां बोलते हैं। उसके बाद में है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन याद रखना भाई, है ना, जैव आवर्धन याद रखना है। बायोमैग्निफिकेशन, ये प्रश्न आता है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों पर गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों जैसे डीडीटी, मरकरी की सांद्रता का लगातार बढ़ते जाना, इसके कारण ही भारत में गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट आई है। अच्छा, गिद्धों की आबादी में जो गिरावट आई है उसके पीछे एक कारण है, वो दवा का नाम क्या है, डाइक्लोफेनाक, है ना। ये जो दवा है ना, इसका प्रश्न आ चुका है पहले परीक्षा में, इसका प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी द्वारा कि गिद्धों की कमी का एक बड़ा कारण है, ठीक है। डाइक्लोफेनाक जो दवा है ना, ये दवाई गिद्धों की कमी का कारण है भाई, गिद्धों की कमी का भी एक कारण है, ठीक है। तो याद रखना है जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों पर गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक की सांद्रता का लगातार बढ़ते जाना। यदि ऐसे प्रदूषक जो आपके इनका अपघटन नहीं होता, ठीक है, जैसे डीडीटी या मरकरी, इनका अपघटन नहीं होता है और इनकी प्रदूषकों के रूप में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो जैसे जैसे इनके कारण भारत में गिद्धों की संख्या में कमी आई। अब जैसे मरकरी या फिर जो डीडीटी है, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई आपके प्रदूषकों में, तो गिद्ध जो होते हैं, गिद्ध, ठीक है, उन पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो आते हैं नीचे शिकार करने के लिए और शिकार करेंगे और वहां पे क्योंकि मरकरी या फिर जो जीव मर गए हैं उनमें इंजेक्शन लगता है आपके डाइक्लोफेनाक का, ये इंजेक्शन लगता है और इसको खाने के बाद में गिद्ध मर जाते हैं क्योंकि ये जहर होता है जो कि डेड बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, गिद्धों की कमी का कारण है दवाई और जैव आवर्धक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो जैव आवर्धक श्रृंखला होती है, पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला होती है, वहां उन जीवों में पाया जाता है डीडीटी और मरकरी, जिसमें प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी संख्या बढ़ जाती है। उसके बाद में आता है यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। यूट्रोफिकेशन और सुपोषण का मतलब होता है, यहाँ आपका खेत है और खेत में आप खेती करते हो, सीधी सी बात है, खेत में आप खेती करते हो। अब खेत में आप भाई यूरिया यूज करोगे, खाद यूज करोगे, रासायनिक खाद यूज करोगे, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हो आप, है ना, खेत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हो। अब रासायनिक उर्वरकों का आप इस्तेमाल करोगे, अब बारिश आ गई, तो खेत में ऐसा तो है नहीं पूरा खेत का पानी खेत में रह जाएगा, इधर उधर भी जाएगा, नदी नालों में भी बह जाएगा। अब जो खेत का पानी था वो बारिश वहां से निकला, रिसाव होता है पानी का और पानी आ जाता है, माना कि यहाँ पे कोई झील बनी हुई है, क्या बनी हुई है, ये झील बनी हुई है, ये झील बनी हुई है। अब क्योंकि खेत में आपने क्या यूज किया, रासायनिक केमिकल यूज किए, अब वो केमिकल बहकर झील में आ गए। अब झील में याद रखना, उन केमिकलों के आने के कारण ऊपर एक हरे रंग की परत जम जाती है, हरे रंग की परत जम जाती है, हरे रंग की एक परत जम जाती है। अब यदि इस झील के ऊपर हरे रंग की परत जम जाएगी तो आप भी इतना समझते हो कि जो झील में रहने वाली मछलियां है या फिर अन्य कोई जलीय जीव है, उनको वातावरण से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो उनको श्वास लेने में दिक्कत आएगी, उनकी मात्रा प्रभावित होगी, तो उनकी संख्या में कमी हो जाती है। इसको बोलते हो आप क्या, यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। इसका मतलब ये कि आप अपने खेतों में जो पोषण देते हो, जो रासायनिक केमिकलों का प्रयोग करते हो, उसके कारण झील में जो कमी आती है, पढ़ लीजिए एक बार, जल निकायों में पोषक तत्वों विशेषकर नाइट्रेट व फास्फेट की प्रचुरता के कारण शैवाल प्रस्फुटन होता है, शैवाल बन जाती है झील में, जलीय निकायों में, और उसके कारण जल में ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है और जलीय जीव मरने लगते हैं। इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये चार शब्दावली अपन ने देखी है। पहली थी कीस्टोन प्रजाति, जो मुख्य प्रजाति है, संख्या में कम है लेकिन वो निर्धारित करती है उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को। उसके बाद में आती है इकोटोन प्रजाति।
इकोटोन प्रजाति वो प्रजाति होती है जो दो क्षेत्रों को, कौन कौन से क्षेत्र, ऐसा पारितंत्र जो जल और ऐसा पारितंत्र जो स्थल दोनों के मध्य में आता है, वहां बहुत ज्यादा घनत्व में पाई जाती है, वो प्रजाति होती है इकोटोन प्रजातियां। ठीक है, और ये जो प्रभाव पड़ता है उसको बोलते हैं कौर प्रभाव या एज इफेक्ट। उसके बाद में आता है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का मतलब, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि किसी जगह पर आपने वहां पे जो प्रदूषण है, जो आपके खाद्य श्रृंखला है उसमें यदि प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई, प्रदूषण में जैसे डीडीटी बढ़ गया, मरकरी बढ़ गया, तो संख्या बढ़ने से वहां के जो जीव है उन पर फर्क पड़ेगा और उनके जो अपघटन में, जो खाद्य श्रृंखला है, मृत पशु है उनका शरीर है या फिर मृत बॉडी जो है उनका अपघटन होने में समस्या आती है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ जाता है और यह समस्या कहलाती है जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। उसके बाद में एक शब्द आता है यूट्रोफिकेशन। परीक्षाओं में पूछा गया है कि आप अपने जलीय निकायों में, आप अपने खेतों में जो केमिकल यूज करते हो उसके कारण जलीय निकायों में ऊपर प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और उसके ऊपर एक किसकी परत जम जाती है, कवक की परत जम जाती है और शैवाल जो होती है उसका शैवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके कारण पानी में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है और उसमें रहने वाले जीव मरने लगते हैं, उसको बोलते हो आप यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो ये आपका जैव विविधता वाला टॉपिक है ना, वो कंप्लीट होता है।